दिल्ली के गांव थे जो दिल्ली देहात है उसके अंदर वो तो सेम रहा, पर दिल्ली जो शहरी दिल्ली है उसके अंदर से जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंस हुआ करती थी उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वी सी पंजाबी डोमिनेंस हैपनिंग। और अभी इफ़ यू सी ओवर व्हाट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 15-20 इयर्स और सो, एक यूपी और बिहार की बहुत लेबर आ रही है। आई थिंक हिंदी हार्टलैंड का तो एक बहुत मेजर माइग्रेशन दिल्ली के अंदर हुआ ही हुआ है। इट्स ब्यूटीफुल क्रिस क्रॉसिंग ऑफ कल्चरल हैपनिंग इन आवर सिटी। कई मामलों के अंदर ये भी बोलना ठीक रहेगा कि आर्य समाज का ये इम्पैक्ट अगर आपको आज देखने को मिलता है, अगर हरियाणा अलग अलग फील्ड्स के अंदर कुछ कर रहा है ना, हरियाणा हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स डेवलपमेंट में, चंडीगढ़ को बनाने में। जब हरियाणा पंजाब का सेपरेशन हुआ था तो उस टाइम पे इट वाज लार्जली अ हिंदी स्पीकिंग रीजन एंड वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ और कैपिटल सोलली ऑफ, इफ नॉट कैपिटल सोलली पार्ट ऑफ हरियाणा। की फॉर्मेशन के पीछे सिखिज्म फेथ था। सिखिज्म फेथ को अलग स्टेट या अलग स्टेट डिमांड करते वक्त उसके अंदर लैंग्वेज के ऊपर स्ट्रगल था। किसी भी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल, सीएम बन जाता तो इतनी बात हो रही है उसके बारे में, पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स यही बात कर रहा है। बट हरियाणा के अंदर क्या है कि जाट्स आर अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड बिकॉज दे आर अटैच्ड टू और देयर हैव बीन ऑलवेज अटैच्ड टू एग्रीकल्चर, तो दे आल्सो अटैच्ड टू मेनी अदर डिफरेंट कम्युनिटीज। 14 की अगर हम बात करें, जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाज अ जाट, वो 10 साल रहे। जैसे बॉलीवुड में भी जिस तरीके से हरियाणा को पोर्ट्रे करा गया, उसके कल्चर को, उसने भी बहुत ज़्यादा आई एम श्योर इस चीज़ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाला होगा, ये पूरी इमेज क्रिएशन में। खाप्स की इज्जत जो थी वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुई है। ये ज़रूर है कि खाप्स की जो रेलेवेंस है वो इस वजह से डिक्लाइन हुई है क्योंकि कई डिसीजंस खाप्स ने भी ऐसे लिए हैं जिसकी वजह हुए। बट आप अगर किसी गांव देहात के अंदर जाते हैं और जहाँ पर ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मैटर हो, खाप से रिलेटेड कोई मैटर हो, देयर आर ऑलवेज पीपल हु बिलीव व्हाट खाप हैज डन इज राइट। अर्जुन भाई, it's great to have you on the podcast. Thank you so much for accepting my invite and doing this on a short notice. Thank you very much for inviting me. Wasn't a short notice यार, आगे पीछे बहुत to and fro हो गया, but of course thank you very much. Glad to be joining the podcast and this conversation and glad to be discussing the topics with you. Of course, glad to know that you're from Rajasthan. Yeah, I am from Rajasthan. I come from Nagaur district. Kuchaman city is a small village in now not a village anymore. अब तो वहाँ पे 10 लाख लोग हो गए, but एक टाइम पे वो बहुत ही छोटा सा गांव होता था। सोचो यार, this is exactly what makes these conversations interesting. That you may perhaps be sitting in Delhi, but not forgetting your roots or essentially where you come from. I think when sitting in Delhi, no one is actually from Delhi. When you sit with people, you realize सभी कहीं ना कहीं बाहर से ही दिल्ली में आके बसे हैं। हाँ, so 1947 was first, at least in the last 100 years if we speak about. 1947 में एक major social change आया in the aspect और how we see Delhi. तो दिल्ली के गांव थे जो दिल्ली देहात है उसके अंदर वो तो सेम रहा, पर दिल्ली जो शहरी दिल्ली है उसके अंदर से जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंस हुआ करती थी उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वी सी पंजाबी डोमिनेंस हैपनिंग और a lot of Punjabi migrants came in. Most of them, a lot of them were Khatris, they were Arodas and so on and so forth. Then abhi if you see over what has happened in the last 15-20 years or so, एक यूपी और बिहार की बहुत लेबर आ रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, और फिर इन जनरल बिकॉज ऑफ व्हाट दिल्ली इज़ द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, तो पूरे देश से भी बहुत लोग आ रहे हैं। तो आई थिंक हिंदी हार्टलैंड का तो एक बहुत मेजर माइग्रेशन दिल्ली के अंदर हुआ ही हुआ है। बिल्कुल, बट देन यू ऑल्सो सी it's a beautiful criss crossing of cultural happening in our city. And as India grows, I think Delhi is also bringing in people, large number of expats. There are people from all across the world who are moving into Delhi and perhaps exploring opportunities. In fact, there are many 70s, 80s, 90s, there are many Frenchmen, many people from the Europe who made their base in Delhi and moved out to start some businesses, hotels and things like that. So Delhi के अंदर तो ये चेंज आ ही रहा है, but yes, which is why. No, very interesting. Actually, आपने जो बात बोली ना अलग अलग cultures से, when you visit, even the Basti areas, where literally there are people living right across each other, coming from such different backgrounds, even from the south. So many people you see from the south now, even West
West Bengal, you see people coming in Delhi. वेस्ट बंगाल तो essentially सीआर पार्क जो है, you enter सीआर पार्क, you feel that you're in West Bengal. Exactly. Yeah. So वैसे बड़े सारे areas. Which part of Haryana do you originally come from? Your roots? My roots are in village Bagpur. Bagpur is very close to Rohtak. जब रोहतक और झज्जर अलग डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बने थे, तब एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था रोहतक में. बागपुर गांव है. बागपुर बेरी उसमें पड़ता है, बेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है. अगर हम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो जितने भी जो काद्यांस भी हैं, तो काद्यांस का ओरिजिन भी ऐसा है कि चीमनी एक गांव है, तो चीमनी से गोत्र उठाया था. और उसके बाद जो बसावट हुई चीमनी के बाद बेरी में हुई, जहाँ पे माता भीमेश्वरी देवी जी का मंदिर है. फिर वहाँ से कुछ दुबलदन गए, बागपुर गए, जहाज़गढ़ गए. उसके बाद पलायन होते होते सोनीपत के पास कहते हैं गांव है बजाना कलां, वहाँ पर काद्यांस आए. देन दे मूव्ड इनटू पानीपत के सिवा जो पानीपत रूरल में पड़ता है, वहाँ आए. और फिर करनाल में गए. तो करनाल से आगे टुवर्ड्स चंडीगढ़ काद्यांस बहुत कम है. तो ये हम और काद्यान क्लैन का भी, काद्यान फैमिलीज या काद्यान गोत्र का भी ये रूट रहा है. मैं बागपुर से हूँ. माय फैमिली हैज़ बीन सोशो पॉलिटिकल फील्ड के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत योगदान रहा है उनका. अच्छा. थोड़ा आर्य समाजी ट्रेट्स हैं तो मुंह से बोलते हुए अजीब लगता है, बट उन्होंने बहुत काम किया. मतलब आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट to have been, in a family who has done or invested their lives into larger social good, be it fighting caste discrimination or working towards Hindi language movement or for the Hindi language movement, or essentially giving voice to the Haryana statehood movement. There is a faulty belief that Punjabi सूबा की जो डिमांड हो रही थी, तो वो सिर्फ पंजाब के अंदर, क्योंकि सिखिज़म विच इज़ अ फेथ वॉज इंटरट्वाइंड विद लैंग्वेज, कि पंजाबी भाषा होनी चाहिए गुरुमुखी के अंदर, और सिख फेथ हुआ. तो दे वर सो इंटरट्वाइंड, एंड लार्जली राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस मूवमेंट ऑन द बैक ऑफ अकाली दल ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों को लगने लगा, और किसी तरह से हिस्ट्रीज भी लिखी गई, बहुत सारी पॉलिटिकल कमेंट्रीज हुई एंड पॉलिटिकल टसल हुआ, फिर बाद में खालिस्तान की डिमांड भी हुई. तो उस वजह से वेरी ऑफ्टन वी फॉरगेट द फैक्ट कि वाइल पंजाबी सूबा मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, देयर वाज अ पैरेलल स्ट्रगल गोइंग ऑन विद इन हरियाणा, which was not based on a communal idea, which was not on the idea of a different faith, was not on the idea of a different language, but was solely resting on the fact that we are a different culture, and because of politics we have not been given our due. So administrative lapses या फिर mismanagement या lopsided development के backdrop में हरियाणा स्टेटहुड की डिमांड रखी गई थी. उसके पुरजोर नेता प्रोफेसर शेर सिंह जी थे. प्रोफेसर शेर सिंह जी मेरे बड़े दादाजी लगते हैं. अच्छा. देन देयर वाज देवीलाल जी. तो डॉक्टर भीम सिंह दैया हैं, जिन्होंने जो फॉर्मर एमएलए वाइस चांसलर भी रहे हुए हैं. ही इनफैक्ट आई वाज रिकॉर्डिंग वन ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस जिसके अंदर उन्होंने ये बात उन्होंने किताबों में भी लिखी हुई है, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स वो सारी बातें आती नहीं है, बिकॉज ही डिड नॉट बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. सो इट बिकम्स कॉमनली एक्सेप्टेड कि वो उनके बारे में कम लिखा जाएगा. इट्स ओनली नेचुरल. But Professor Sher Singh was the first person or first parliamentarian from Haryana to become a minister in the central government. He was also one of the key figures, in fact, one of the four, in the forefront to become a CM. But more importantly, he's the sole voice who brought this, cluster of stars who began working for Haryana statehood movement. In fact, he gave up his deputy CM-ship because he felt that Haryana had been wronged. तो प्रताप सिंह कैरों के टाइम पे वो डिप्टी सीएम थे जॉइंट पंजाब के. तो डॉक्टर भीम सिंह दैया बोलते हैं कि वही थे, एंड प्रोफेसर शेर सिंह जी का ये पूरा मूवमेंट था. एंड तब देवीलाल उसके अंदर एक हनुमान का रोल निभा रहे थे कि वो देवीलाल जी लोगों को रैली करने में बहुत माहिर थे, एक्सपर्ट थे. और प्रोफेसर शेर सिंह was the one who was giving the intellectual depth to the entire movement. Yeah. So there's a report, and I have 1963 if I'm right, and then in 1965 the submission was also given to the parliament, a commission in the parliament that
जो अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है जो लॉप साइड डेवलपमेंट क्या थी. तो नॉट जस्ट दैट, उनके जो फादर थे मेरे परदादा जी, बैक इन द डे, आज से लगभग 100 साल पहले, सी वी क्वाइट ऑफ्टन फॉरगेट व्हाइल वी आर हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस कि इस देश के अंदर जाति प्रथा और जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कॉमन हुआ करता था. बिल्कुल. और हम उस दौर से जिन लोगों के कामों के बस पे उस दौर से निकल रहे हैं ना, उस जिस बेसिस पे निकल रहे हैं, उन लोगों को यूजुअली हम लोग भूल जाते हैं और कॉन्वर्सेशंस नहीं कर रहे हैं. तो आज से लगभग 100 साल पहले बागपुर में ही और बागपुर के आसपास जितने भी गांव हैं, मैं रोहतक झज्जर इलाके की बात करूं तो वहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था. और हरिजन्स को, जो गांधी जी ने हरिजन जिनको नाम दिया था, शेड्यूल कास्ट जितने भी कम्युनिटीज़ हुआ करती, दे डिड नॉट हैव मच राइट्स. एंड आप समझिए, आप उस इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पर वैसे ही सूखा छाया हुआ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड हैं, यू वुड क्वालिफाई इनटू सेमी एरिड एंड एरिड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. तो वहाँ पे कम्युनिटीज़ छोटी हैं, कम्युनिटीज़ जाति के आधार पर डिवाइडेड हैं, तो बहुत सारे राइट्स नहीं थे. सो मच सो दैट पानी पीने को नहीं था. तो हरिजन समाज को कुएं से पानी निकालने का भी इतना अधिकार नहीं था. तो बड़े दादाजी ने, परदादा जी ने अपना कुआं खोला था और के हरिजन वहाँ से इस कॉज के लिए. एंड महात्मा गांधी जी भी ने भी सराहना की थी, स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी सराहना की, बहुत लोग आए थे वहाँ पे. इट वाज अ रेवोल्यूशनरी थिंग इफ़ यू इमेजिन 100 years अगो. स्थिति ये थी कि अगर हरिजन समाज की कोई महिला आती थी तो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और दूर वो उनको आगे आना अलाउड नहीं था, तो यहाँ से पानी निकाला और ऐसे दूर से फेंक देते. सुबह से लेकर शाम तक मटका लेकर बैठी हैं कि इसके अंदर जो भी पानी दूर से गिर गया वो ले जाएंगी. दैट वॉज हाउ बैड द सिचुएशन वॉज. सो वी आर कमिंग फ्रॉम दैट फेज. एंड मतलब फैमिली ने इस तरह के काम किए जिस वजह से ब्रॉट अबाउट अ मेजर सोशल रेवोल्यूशन. ऐसा नहीं था कि दे डिड नॉट हैव टू फेस एनी सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन. बॉयकॉट हुआ था, कई परिवार के अंदर जो रिश्ते हुए थे वो रिश्ते टूट गए थे, बट दैट्स बिकॉज किया था. और ये इतनी बड़ी चीज़ थी क्योंकि सोशल बॉयकॉट हो गया था. बट महात्मा गांधी जी ने सराहना की, बहुत सारे और लोग आए, लीडर्स हु परहैप्स अंडरस्टूड के हाउ रेवोल्यूशनरी दिस थिंग वाज. इनफैक्ट आर्य समाज का भी हमारे उस बेल्ट के अंदर, आर्य समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है. आर्य समाज इज वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस दैट वी सेल्डम लाइक टू टॉक अबाउट, क्योंकि बिकॉज ऑफ some one, that's Arya Samaj is on a swift decline also. It is because of आप आर्य समाज के किसी भी संस्थान में जाते हैं आपको सुनने को मिलता है कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, पैसा नहीं है मंदिर चलाने के लिए, पैसा नहीं है. तो बट आर्य समाज बैक इन द डे, और हरियाणा के अंदर अगर बात करूँ, आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही थी. इनफैक्ट आर्य समाजेस वर एट द फोर फ्रंट ऑफ द एंटायर सोशल रेवोल्यूशन दैट यू सी इन हरियाणा. कई मामलों के अंदर ये भी बोलना ठीक रहेगा कि आर्य समाज का ये इम्पैक्ट अगर आपको आज दिखने को मिलता है, अगर हरियाणा अलग अलग फील्ड्स के अंदर कुछ कर रहा है ना, तो अ लॉट ऑफ दैट क्रेडिट गोज टू आर्य समाज. नाउ आर्य समाज इज ऑन डिक्लाइन, बट एट द सेम टाइम इट्स ईथॉस, वो फैमिलीज के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, चिल्ड्रन आर डूइंग रिमार्केबली वेल. सो आई कम फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड एंड आई हैव बीन एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट to learn those basic fundas of life. For instance, it's taken me some time to understand the importance of wealth or money. Conversations were never around it. Conversations were always at home, were just about social good. कि आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर आइए, कितने लोगों का भला कर सकते हैं. अगर पॉलिटिक्स की भी बात होती है तो पॉलिटिक्स में भी सहज ढंग से आइए, क्योंकि भला कर सकते हैं, पर आज पॉलिटिक्स कैसी हो गई है. तो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती है. इनफैक्ट आई वाज वेरी यंग व्हेन आई फर्स्ट लर्नड कि मेरे दादाजी की एक कॉन्वर्सेशन थी ताऊ देवीलाल के साथ. तो देवीलाल जी इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज वन ऑफ दोज गाइज हु डिड नॉट डू मच करप्शन. मतलब ही इज रिमेंबर्ड एज समबडी. एक किस्सा बताते हैं कि ताऊ देवीलाल का जो ऑरा था या उनका जो फंक्शनिंग थी वो इस तरह की थी कि देवीलाल जी चंडीगढ़ से चले गए दिल्ली की तरफ, और गाड़ी के अंदर एक ही गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया. तो भाई ड्राइवर को बोल दिया आपको जहाँ जगह मिले वहाँ रोक लेना. वहाँ जाके गाड़ी रुकती थी, तो गाड़ी से देवीलाल जी उतरते थे, तो पेट्रोल पंप का जो मालिक होता वो ताऊ करके आया करते थे. तो वो कहते क्या करूँ आपके लिए, तो ताऊ देवीलाल बोलते जेब में पैसे नहीं है, ठीक, अच्छा, गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो अगर मन में होता हो लाला जी तो आप थोड़ा तेल भरवा दो गाड़ी में. So this is where, although they were big landlords also. Was Tao Devilal known as Hitler? Or
Someone was known as Hitler as बंसी well. लाल जी को बोल सकते बंसी लाल जी हैं को because he was very, although he was new architect, the architect of new Haryana, but Bansi Lal ji showed considerably high-handedness Okay. during the emergency period. Okay. But going back, देवीलाल जी के लिए इसी तरह की बात बोली जाती है. तो देवीलाल जी was not considered as somebody जो पैसे को इतना ज़्यादा मूल देंगे. बट अर्ली 1990s के कॉन्वर्सेशन याद करते हुए कुछ लोग बताते हैं कि वो भी बोलना शुरू कर गए थे कि भाई चुनाव कैसे लड़ोगे, इतने पैसे नहीं हैं, तो पैसे कहाँ से जुटाओगे, चुनाव लड़ना है. हाँ, तो आज जो वर्ल्ड है ना, एंड आई थिंक 1991 मेक्स एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट. We consider it only from, or while we are studying it, we usually consider it only from economic perspective कि reforms आए, but we tend to forget the larger social change that happened right after. So you see, उससे पहले the whole thought process in regards to money changed in people's so minds. उससे पहले पैसे की वैल्यू थी, पता होती थी, बट एक तो वो डिफरेंशिएशन, वो डेप्रिवेशन इतना ज़्यादा लार्ज नहीं था. आज भी अगर फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ, one of the very rich political families of Haryana would be Captain Abhimanyu. Yeah, of course. So Captain Abhimanyu was also former finance minister of Haryana during the first time the BJP was in power. So Captain Abhimanyu ji के भी परिवार has been staunch Arya Samajis. So even when they meet people, they greet people, they get into these conversations गाँव देहात के अंदर, they're all sitting together having this chat, much like how it happens in Rajasthan also in many ways. But धीरे धीरे, and this does not go for his family, but it goes for many families, that new money is coming in, and with the new money लोगों का mindset shift हो रहा है. and I think it's also part of that social change. सोशल चेंज एक बार आता है, उसकी कोर्स करेक्शन भी खुद ही होती है. तो अभी जिस दौर से निकल रहे हैं उसके अंदर ये फ्लक्स ज़रूर मिल रहा होगा, बट इसकी कोर्स करेक्शन होगी. बहरहाल आई सेड अ लॉट. नहीं, अभी आपने जो पॉइंट बोला मैं उसके आगे लीड करना चाहूँगा कि व्हेन पीपल सी न्यू मनी कमिंग इन, स्पेशली लाइक इन 1991 एज वी स्पोक, कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ. हमारा दिमाग इस तरीके से बना हुआ है कि अगर व्हेन वी सी समथिंग कमिंग इन, अगर मैं इंडिया में पैसा आते हुए देख रहा हूँ, आई वुड, मनी इज सच अ थिंग दैट देन यू वुड ऑल्सो एस्पायर टू हैव मोर ऑफ इट. And then we will go आगे. The money which was otherwise or should otherwise be treated as a medium, now becomes a priority, which is a shift. Yeah. Now for some, it's a good thing to aspire, because when you don't have it, you got to aspire for it. Exactly. But where do you stop? That वो रुकना जो है is taught by the value systems that you're coming in from. Now, they say true happiness is knowing enoughness. Yes. So वो चीज़ जो है ना, now it's great that Instagram में भी ऐसे, you will find many such quotes like these. But the core or fundamental strength to limit yourself or to contain yourself or to understand that is not perhaps the end goal comes from the value system, comes from a religious education also. तो from our सनातन धर्म से हो जाए. एंड नॉट जस्ट सनातन धर्म, हमारे देश के अंदर ना कमाल की बात ये है कि हमारे देश के अंदर इतने फिलोसफी सिस्टम्स हैं कि wherever you find comfort, wherever you find some peace, there are always, there's available for somebody. 100%. सबके लिए कुछ ना कुछ available है. That's the beauty of our country. Yes. So वही चीज़ आपको आपके, if you stay rooted, if you stay connected to any of these socio-religious institutions, ना आप थोड़े centered रहोगे. वो बहुत important है. हाँ बिल्कुल. It keeps you in check. हाँ, वो miss ना हो जाए. Which becomes अभी because it's the generation that is mostly on mobile today, or is going to take lead in coming years, is the younger one जिन्होंने मोबाइल पर ही सारी दुनिया देखी है, समझी है. And because of either westernization or liberal ideas or just access of technology or intrusion of technology in our day-to-day lives, and because both parents are working and many other things, and how the family system has moved from a joint family setup to a nuclear family. So वो सारे बदलाव की वजह से ना एक थ्रेट ज़रूर खड़ा है हमारे सामने कि वी हैव अ जनरेशन विच इज़ नॉट परहैप्स रूटेड. सो while they aspire, because our country will be taken forward by these people, the young ones. Then of course at the same time, whatever our forefathers have done, they're going to rise above that. This civilization is going to rise up on the basis of the wings that we give them. Definitely. But at the same time, it is important that हम बार बार उन रूट्स से रिलेटेड उनको एजुकेट करते रहें, ताकि कोई आदमी बड़ा होता है कैसे होता है,
नाउ देयर इज समथिंग विच इज रीचिंग द स्काई, ठीक, आसमान में सर पहुंच गए हैं, ठीक, अगर आसमान में सर है और पैर धरती पे है ना तो यू आर लार्ज, पर आसमान में सर है पर पाँव धरती पे नहीं तो आप उड़ रहे हो, ठीक. सो लेट्स बी लार्ज, लेट्स अंडरस्टैंड वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम and then grow and I frankly say it's India's century, the world is up for grabs. I found Indians who are coming back from Syria, I found Indians who are flying into Armenia. Indians are everywhere. We just need to keep our faith strong and relentlessly work towards that idea of Bharat or the idea of India. 100%. अभी एक और जो गड़बड़ भी हो रही है ना, विच आई एम अफ्रेड एंड आई नो दैट नेक्स्ट जनरेशन इज करेक्टिंग इट, एंड आई एम थैंकफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल हु हेल्ड द फ्लैग ऑफ भारत एंड सनातन हाई, एंड दीज आर लेजेंडरी फिगर्स. मतलब अभी पद्म अवार्ड मिला, मीनाक्षी जैन मैम हो गई, कपिल सर हो गए, कपिल कपूर जी. दीज आर पीपल जो जिस टाइम पर इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ नहीं थी उस या इंटेलेक्चुअल, जब इकोसिस्टम भी नहीं था ऐसे वॉइसेस का, तब से कर रहे, मतलब जब इकोसिस्टम तो दूर की बात है, वो बोलने के अंदर भी एक वो डर था. बिल्कुल. तो उस दौर के अंदर देव प्रिजर्व्ड इट एंड देव इंश्योर्ड, एंड आई रिमेंबर एंड आई हैव रिटन अबाउट इट इन माय बुक द मोदी डिसरप्शन, कि 2014 के आसपास ना ऑल दोज पीपल हैड स्टार्टेड कमिंग टुगेदर. These cluster of stars had begun coming together. So be it Bangalore, you'd find Indic thought processes being discussed. Young writers being. I'm a product of the same sort of a school. I did not perhaps start or imagine myself. I started for civil services. तो 15-16 में तो मैं interview दे रहा था. तो I got into all this writing because of some legendary figures who've done so well. Vikram Sampath, for that matter, 2016 के अंदर he was going through a lot of his own turmoils in terms of Bangalore Lit Fest के उसमें. So he's showing direction to many young people. So these legendary figures have sort of preserved, and there is a new fresh crop of people who are rooted coming up, who are going to take the country forward. And also inspiring, I mean, kids my generation, ये एक अलग जनरेशन से आता है. आई एम कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन. व्हेन आई सी दीज पीपल, आई मीन अभी आपने विक्रम संपत का नाम लिया, देयर इज आनंद रंगनाथन, देयर इज संजीव सान्याल. व्हेन आई सी दीज पीपल, व्हेन आई टॉक टू देम, आई आल्सो गेट सो इंस्पायर्ड. संजीव सर, ग्रेट स्टोरी यार. संजीव, ही वाज डूइंग रिमार्केबली वेल in his private career, and then he decides that he wants to see his country, write about the country. The impact of Land of Seven Rivers is unmatchable. I was telling him the other day, because I'm calling it the Sanyal School of Thought, and I can further take it to Sanyal Sampath School of Thought also. See, the reason I call it Sanyal School of Thought is because he began doing it in the early 2000s, in the late 2000s. 9-10 के पास उन्होंने करना स्टार्ट किया. Traveled the country, wrote, he had already perhaps written on economy and from the Indic perspective, and then he writes a book which is too quick and breezy a read, and is just for a second it gives you a jolt. Get up, see, this is another perspective. And he's done it again in the with ocean of Churn, even with revolutionaries. So he's actually telling the story from a fresh new perspective, that perspective which was perhaps missing, because I was 2012 के अंदर मैं I was reading many JNU historians, D.N. Jha हो गए and many others like it, because उस टाइम पर वही पढ़ाया जा रहा था, and you would get a little uncomfortable कि यार सिर्फ ये कहानी नहीं है. नहीं हो सकती. Why is it that कि so for instance, Aryan invasion theory को पढ़ाने के लिए आपको 10 पेज चाहिए होते हैं. That Aryan invasion theory may not be true. उसको एक पैराग्राफ में निपटा दिया जाता है. So some people are saying this. और सिमिलरली इंडियन रेवोल्यूशनरीज की कहानी है, तो कांग्रेस या कांग्रेस स्ट्रगल की कहानी के लिए आपको 8 चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, बट रेवोल्यूशनरीज की कहानी होगी वो हर चैप्टर के अंदर एक सब हेडिंग के तौर पर निपटाई गई. कुछ नाम 3-4 आ जाएंगे कि ये भी इन्वॉल्व थे, बस खत्म, वहीं पे निपट गया. सिमिलरली even 1857, what Vikram Vinayak Damodar Savarkar ji says, it was the first war of independence. It is taught in a way like it is one-off thing, कि मतलब one another person wrote of 1857 as a first war of independence. And that's just so unfair. So what
Sanyal ji ended up doing was give a fresh perspective to India's own history. And if I'm guessing that you've read his work, Yeah. but anybody who reads Land of Seven Rivers na, will get a jolt और बड़ा quickly कि ठक 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 ये सारी बात बताइए. Now just this is a new perspective. Start looking at India from this perspective. Yeah. And उसी दौर में, so while he was doing these talks, he was also talking about, you know, Indic thought process. He was also talking about new framework for economy. He was also talking about you know, some sort of a revolution which was in order. And in 2013-14 mein, if I'm right, he was also organizing talks which was giving a new BJP's, you know, fresh perspective towards Indian economy or what they plan to do ahead. Of course, many other people were, but when Sanyal was doing it, he was doing with a couple of other people and building that ecosystem. So brick by brick, people like him have built this entire foundation on which people like me and my peers, they're rising and telling those stories. And by the way, it's not easy to tell a story. It's not easy to write books. It's very difficult. I've given it a thought, and it's not my cup of tea. I have known people who write tweets, and they write tweets aggressively. Matlab, they're very great Twitter warriors. But and they have their role. Everybody has a role, by the way. But for a Twitter warrior to become a successful author, or a successful author to become a Twitter warrior, are two different ball games together. Another thing, by the way, is this, and I'd like to just generally tell us about our ecosystem also, that it's a vacuum. It's a large playground. Everybody has multiple opportunities. Everybody is actually, if they decide, they're all running on their own lanes. Opportunity कमी नहीं है. You just have to do the good work and be consistent with it. आप उसमें rise करोगे, be it in the ecosystem or in general. If you speak about India also, you pick a trade, show up every morning, 9 बजे पहुँचो, रात के 9 बजे से पहले वापस ना हो, do any trade, आपको market ही उठा लेगी इस वक्त. Because that is where India is standing right now. So we just have to, the momentum's there, the people are there, the leadership is there. See, वो हरियाणा की एक बात कर रहे थे ना, why has Haryana, or I was delivering a lecture a couple of days ago, why is Haryana not seen, you know, some big empires? So there was always this battleground to bana hua hai, there's no peace you're seeing. So if there's no peace, there's no stability. Prosperity. No peace means no prosperity. So if there's no peace, there's no stability, how can there be prosperity? So वो चीज़ हमें पिछले, you know, now 11-12 years now, Prime Minister Modi के आने के बाद मिली है. You've seen for the first time, there's no, you know, 2014 के अंदर, that is exactly why it was such a big event also. In a phase where India was very well, you know, in the coalition era, imagine ही नहीं कर सकता था कोई कि ऐसे steps लिए जाएंगे. ऐसे steps नहीं, पर सरकार भी आ जाएगी. कि you know, single party government could rule India, and there could be a prime minister who is not bound by chains of coalition politics. Then again, who will be, you know, bold enough to take decisions and actions जो perhaps विश्वास भी नहीं किए जा सकते. And you see that, and the change is very vivid. I have quoted many people in my book also कि people who are staunch congressmen ना, जिनकी नौकरियाँ या उनके फैमिली फॉर्चून्स कांग्रेस राज में कांग्रेस की मैग्नानिमिटी से पहुँचे हैं ना, उनके पास भी कारण है टू वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी. दैट्स अ ह्यूज थिंग. मतलब जिनके फॉर्चून्स हो ना, परिवार अगर हज़ारों करोड़ के हो गए ना, उनके पास भी कारण है कि मोदी को क्यों वोट करना है. कर रहे भी हैं. एंड ये आप पोलर ऑपोजिट साइड भी आप देखिए कि जो एकदम अंत्योदय समाज है, एंड ऑफ द लाइन, ठीक, जो वहाँ पर भी खड़ा है, उसके पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे दी टू वोट फॉर हिम. सो दैट्स अ मैसिव चेंज दैट हैज़ हैपेंड इन द कंट्री, एंड आई थिंक बिकॉज इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट स्टेबिलिटी. आई से कि इंडिया इज स्टैंडिंग एट दैट cusp. And we are doing remarkable things, and of course we'll do much more. Be it our startup ecosystem, be it our young generation. Choose a field, choose your work, just do it. Don't think, just, you know, just build. Okay, coming back to Haryana. I mean, we've spoken a lot about a bunch of topics, but not actually talking about. But it's what good. we're I supposed think such conversations are also needed to be heard by the, you know, people my age especially. They need to hopefully know. Yeah. So I want to know
does a state like Haryana, after being separated from the whole state of Punjab and making its own way in this country, do you think it gets limited attention from the actual national discourse that India has? And if yes, why? If no, what do you think about it? See, for the longest time, that was not the case. Since the formation of Haryana as a separate state out of Punjab, Haryana has been at the center of national politics. And not just this. Agar you go back in the medieval phase, be it the Mughal court or be it the Sultanate court, उसकी नेबरहुड के अंदर हरियाणा वाले जो रीजन है वो हमेशा डोमिनेंट रहा करता था. जो लॉयलिस्ट हुआ करते थे वो रहा करते थे वहाँ पे. They were giving parceled out land and they would establish their जागीरदारीज और states. But of course पानीपत जैसे इलाकों के अंदर बैटलफील्ड भी देखा आपने. You go further back, महाभारत के तो सेंटर में सेंटर में. You go further back, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के सेंटर में है. In fact, the question then becomes कि why is that in the 21st century Haryana is not discussed as much when you know that इस देश का नाम भारत जिस ट्राइब के नाम पर है वो भारताज रहा करते थे हरियाणा में. और why do you forget the fact that इंडिक सिविलाइजेशन के लिए कोर में जो टॉपिक्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बुक्स हैं, जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उसमें जो सबसे फंडामेंटल है जो ऋग्वेद है वो सरस्वती के बैंक्स पे लिखा गया कुरुक्षेत्र में. या ये क्यों भूल जाते हैं हम कि आप और मैं जब भी अब्राहमिक फेथ से के अगेंस्ट क्वेश्चन होता है कि उनके पास तो कुरान है, उनके पास बाइबल है, तो आपके पास क्या है, तो आप श्रीमद् भगवद गीता सामने रखते हैं. तो श्रीमद् भगवद गीता का सार कहाँ पर हुआ? वो हरियाणा में. सो व्हाई इज इट दैट अ रीजन और अ प्लेस व्हिच वाज सेंट्रल टू आवर cultural and civilization value system is not perhaps treated that way in the 21st century. It's a question for us, not the other case around. बहरहाल when you speak about 1960s के अंदर जब हम हरियाणा अलग एक प्रदेश बना, तो हरियाणा के बनने के बाद ना बंसीलाल जी was at the center of the turmoil. He was a close confidant of Indira Gandhi जी. Then of course संजय गांधी जी के प्रोजेक्ट को लेकर आने वाला हरियाणा में लेकर आने वाले बंसीलाल जी थे. देन ऑफ कोर्स इमरजेंसी के टाइम पर जो हरियाणा की जेल्स थी वो यूज़ हुई थी टू जेल मैनी टॉप लीडर्स. देन गोज फॉर भजन लाल जी. भजन लाल जी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू इन द नेबरहुड ऑफ दिल्ली टू अंडरस्टैंड हाउ टू मोनेटाइज लैंड्स ऑफ हरियाणा. तो दिल्ली के मैनी पीपल हु बॉट लैंड्स इन गुड़गांव एंड एल्सवेयर वो भजन लाल जी ने किया. अच्छा, वो उनके टाइम पे हुआ. अंसल सबसे पहले 1980s के अंदर वो भजन लाल जी के टाइम पे था. ही हैड द विजन एंड उसको वो बड़ा होता गया. देवीलाल जी के टाइम पे बड़ा हुआ, फिर आगे बंसीलाल जी के टाइम पे भी हुआ, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पे, भूपेंद्र से गुड्डा के टाइम पे भी हुआ. सो यू सी दैट अपवर्ड ट्रैजेक्टरी तो आपने देख ही रहे हैं. वो स्टार्ट उसकी सीड वहाँ पे थी. सी रिमेंबर दिस, Faridabad was perhaps being built for that industrial development from 1950s onwards. Oh. Where was Escorts? Faridabad. So there are many factories जो back in the day establish करना start हो गए थे फरीदाबाद के अंदर. However, that did not work very well. And which is why it makes a great case study also. Faridabad is largely a public-led development. सरकार चाहती थी कि जो एरिया है ये इस चीज़ के लिए यूज़ हो. गुड़गांव इन कॉन्ट्रास्ट इज अ प्राइवेट लेड डेवलपमेंट. यस डेफिनेटली. यहाँ पे सरकारों ने तो 2007-8 के बाद अच्छे से जोर लगाना स्टार्ट किया ना. उससे पहले प्लॉटिंग हो रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी, बट नो द फैक्ट कि डेवलपमेंट उस साइड नहीं थी इतनी. ये तो डेवलपमेंट बाद में होनी स्टार्ट हुई. इट्स नाउ दैट यू सी सो मच ऑफ द, इनफैक्ट 1990s का मिड है, दैट इज व्हेन द फर्स्ट फेज ऑफ दिस अर्ली डेवलपमेंट स्टार्टेड हैपनिंग. जब सबसे पहले BPOs और KPOs गए, जनपैक्ट मूव्ड इनटू गुड़गांव. सो वो चेंज जो है वो आना स्टार्ट है. सो हरियाणा हैज़ ऑलवेज बीन, एंड देन ऑफ कोर्स देवीलाल जी के टाइम पे ताऊ देवीलाल वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. इट्स अ स्मॉल स्टेट, इज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. इतने छोटे से स्टेट ने एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दे दिया, इट्स अ बिग डील. एंड वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी जब बने, जब उनको नाम प्रपोज हुआ था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, he stepped up. He refused. He stepped up and said कि मेरे को तो हरियाणा में सब लोग ताऊ मानते हैं, तो मैं तो ताऊ ही खिलाना चाहूँगा. And he became the deputy prime minister. So see,
Central to Haryana always was for the longest time. Even during Bhupender Singh Huda's tenure, Dipender Hooda was a parliamentarian and his father was a chief minister. Yeah. So many projects that came in is because of this bond that they had developed. Yeah, तो MP भूपेंद्र being in the parliament. हाँ, तो the MP's job was to ensure कि भाई सेंट्रल के अंदर क्या स्कीम्स आ रही हैं, एंड CM पिताजी थे, अलाइन करना उसको, वो हो गया. तो but what has happened in last 10 years or so, Haryana has still been an important player, but in terms of a lot of political turmoil जो हो रहा था या political objectives achieve करने के लिए, उसके अंदर थोड़ा सा कम हुआ है और जो विजिबल भी है. बट उसके पीछे ये नहीं है कि हरियाणा कम हुआ है, उसके पीछे ये है कि बाकी एवरीबडी एल्स इज आल्सो प्लेइंग अ लिटिल कैच अप. ठीक, एंड दैट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. व्हेन आई ब्रिंग इट टू कल्चरल पर्सपेक्टिव, देन माय क्वेश्चंस गो, यू नो, क्वेश्चन इज फॉर आवर एंटायर इंडियन एजुकेशन सिस्टम आल्सो, कि व्हाई इज इट दैट, और इवन मीडिया फॉर दैट मैटर, व्हाई इज इट दैट कि a state which was so relevant to the Indic thought process and Indic faith is not perhaps discussed at the same length and same breadth, or same thought process also. वो missing क्यों है is my question then. But politically speaking, largely, और वैसा if you compare to UP has always been an important state, Hindi heartland का, of course. Maharashtra, and you go further down into Vindhyas, तो significance तो हर एक state की रही है. हरियाणा के अंदर कम होने का वो नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली के नेबरहुड में रहते हो. So many of those, hundreds of the Fortune 500 companies are based out of Gurgaon. And then the connectivity, the highway connectivity via Haryana is remarkable. So a lot of things are happening, but then your question is also... Do you think Gurgaon alienates the rest of Haryana or takes in all the limelight? Is this actually true? Because, वो एक शहर इतना ज़्यादा बस गया है, इतना डेवलप हो गया है, दिल्ली को बॉर्डर कर रहा है, सब कुछ वहीं पर ही है. क्या ये रीज़न, मतलब इज दिस अ रीज़न? यार एक तो ना बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव होगा. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वाज बीइंग ट्रीटेड कि गुड़गांव इज़ द सबर्ब ऑफ दिल्ली. हाँ. तो जो अभी दिल्ली में है, आई थिंक दिल्ली इज़ द सबर्ब ऑफ गुड़गांव इन सम सेंस, बिकॉज वन, देयर इज सो मच ऑफ wealth creation happening in Gurgaon right now. There's new money being minted. There's a lot of, if you want to build new infrastructure, if you see ultra wealthy or rich people, a lot of them have moved and are moving in in Gurgaon. Delhi in some way, a lot of businesses are not, and even Delhi businessmen for that matter, are shifting their bases outside. So you might keep a home in Delhi because it's the national capital. And you could argue कि lifestyle better हो सकता है. There are many people who might think or question otherwise. But let's say जो business houses हैं उन्होंने दिल्ली में घर रखा, but they're also keeping moving their operations outside Delhi. So businesses जिसको मार्केट या मंडी में जिसका इंटरेस्ट है वो दिल्ली में है, बट बाकी जिनके इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जिनको कुछ एस्टैब्लिश है, वो बाहर मूव कर चुके हैं, बहुत गुड़गांव ही जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. और गुड़गांव की जो ये डेवलपमेंट है वो भी अर्ली फेज़ के अंदर, जब 1970s की मैं बात करूँ, तब होना स्टार्ट हो गई थी. एक थोड़ा डेवलपमेंट 1990s के अंदर पीक कर गया. 2000s तो द फ्लड गेट्स वर ओपन इन गुड़गांव. तो गुड़गांव की डेवलपमेंट बहुत हुई है, एंड गुड़गांव को बड़ा बनाने में नॉन हरियाणवीज़ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. मतलब आप ये सोचें कि जो नया गुड़गांव बसा है इज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, एंड इट इज़ दीज पीपल हु आर एक्चुअली शुड बी क्रेडिटेड फॉर building what Gurgaon is today, the wealth creation, the money creation that is happening. And because it was a great opportunity, many Haryanvis have also made a base in Gurgaon, knowing very well that there's buck to make, or there's a lot of opportunity in Gurgaon. Many people from all across Haryana. I know a gentleman who was speaking to me earlier in the day. He comes from Yamunanagar, and 6 years ago he made a base in Gurgaon, and currently he's making good money, and he's into real estate business. Similarly, if anybody wants to raise capital, they are moving to Gurgaon.
some things that Gurgaon must definitely ponder over is what is it doing about the startup culture? Is Gurgaon or is Haryana government also interested in really building a larger startup culture? Because the policy changes, the ecosystem, the environment that is required to build next generation unicorns and startups, वो हरियाणा के अंदर या गुड़गांव के अंदर कहीं ना कहीं मिलना चाहिए. सी इट्स नॉट दैट तो क्या गुड़गांव में वो नहीं मिल रहा? गुड़गांव में तो है ही वो startup culture in there. So there are a lot of corporates, there are a lot of industries, there are a lot of businesses. Startup culture और उसमें फर्क है. I understand. Yeah. So fresh. And ऐसा नहीं है that Haryana does not have the grit or passion. There are many people across Haryana who are coming up and building new startups. Nish Hair for that matter. Parul Gulati is from Rohtak, or these guys are doing great work. Stage App Pay. These guys are from Hisar. Not even tech. In multiple fields, yeah. In every field, yeah. The Haryanvi young men and women are doing great work in any field of choosing, you'd find them. And that, in order to really channelize those energies, of course, anybody who wants to grow, to come what may, they will. But it is just wise that the government gives them necessary required support. Okay. Once that happens, then to Sky is the limit. And it's also, it's perhaps time that Haryanvis or Haryanvi social system and cultural system really starts thinking about it. That there's what all can we do to ensure that there's more wealth creation happening. So that is something that I think Gurgaon should take a look at. But ऐसा नहीं है that because of all these multiple factors, definitely this is true that Gurgaon के अंदर बहुत development हो गई है, and it feels a little lopsided. It feels that either side from Gurgaon, not towards Delhi, but further up 40 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, you will feel very clearly कि there's a बहुत difference है. मतलब I go to Rajasthan once a week. So when now we go from the New Delhi Mumbai Expressway. So as soon as you cross Gurgaon, एकदम ऐसा लगता है कि दुनिया ही बदल गई है. You know, so वो फर्क तो. You go from here रावतोला राम से क्रॉस करके भी enter गुड़गांव, पहले तो ट्रैफिक फेस करना पड़ता है. But the second you enter गुड़गांव, it's like what world am I in? What is this? And रात के टाइम पे अराउंड 12-1 बजे अगर आप जाओ तो कैसा, मतलब मेरे मुंह से हमेशा ही निकलता है यार ये लंबी लंबी बिल्डिंग्स दिल्ली में क्यों नहीं है? Literally every time I enter Gurgaon, I see the same thing. So one answer to that question is of course because of seismic zonation. Of course. But the entire idea is कि yes, Gurgaon has seen remarkable development, and of course हरियाणा के बाकी portions में उतनी नहीं है. But there are many people who are working towards it. For instance, people are also demanding that there becomes another capital of Haryana. So that is also in question. Chandigarh could be the administrative capital, and could we make another political capital, or in some way judicial capital could be Chandigarh and administrative capital could be something else. Don't you think this should have been done long back, not having Chandigarh as Haryana's capital? See, one, चंडीगढ़ के डेवलपमेंट में और चंडीगढ़ को बनाने में, और चंडीगढ़ जिस एरिया में पड़ता है खरर तहसील के अंदर, जब हरियाणा पंजाब का सेपरेशन हुआ था तो उस टाइम पे इट वाज लार्जली अ हिंदी स्पीकिंग रीजन, एंड इट वाज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ और कैपिटल सोलली ऑफ हरियाणा, इफ नॉट कैपिटल सोलली पार्ट ऑफ हरियाणा. हाउएवर, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स बैक इन द डे, एंड देन द सेंटिमेंट दैट becomes very convenient किसी एक रीजन के साथ अटैच करना, ये इतना questionable हो गया that it became a common capital. And it was thought that it will be decided on a later date. That later date has not arrived. So there are many people who argue otherwise कि ठीक है यार छोड़ देते हैं, मतलब कैपिटल है हमारे देश का हिस्सा तो फिर भी है. नहीं, बिल्कुल. But then there are also people who know that it's such a beautiful city and it has seen so much of history of Haryana. Then why leave it? No. Because आप उस पॉइंट पर आते हैं तो then there's perhaps nothing left to save also. फिर आप कुछ नहीं बोल सकते. But if you go anywhere, say in India, say if I go to Karnataka, I'm in Bangalore and ask someone what is the capital of Haryana, I feel majority people will say it's Gurgaon. They will not say it's Chandigarh because for some reason Chandigarh से आपको पंजाब याद आता है. For me.
आई नो क्या हिस्ट्री है पूरी, बट अभी भी आप किसी को रैंडमली पूछो चंडीगढ़ इज पंजाब, यू नो, सो मे बी नहीं तो उसके पीछे ना एक बहुत मेजर कॉन्वर्सेशन, लॉन्गर कॉन्वर्सेशन कैन हैपन ऑन कल्चर. नाउ पंजाब की फॉर्मेशन के पीछे सिखिज़म फेथ था. सिखिज़म फेथ को अलग स्टेट डिमांड करते वक्त उसके अंदर लैंग्वेज के ऊपर स्ट्रगल था. किसी भी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. बिल्कुल. और लैंग्वेज तब तक प्रिजर्व नहीं हो सकती जब तक उससे जुड़े हुए कई और कल्चरल एलिमेंट्स ना हो. तो लैंग्वेज भी तभी होगी, तभी बच पाएगी जब पोएट्री होगी, जब लिटरेचर लिखा होगा उस भाषा के अंदर. अगर उस भाषा के अंदर लिटरेचर नहीं हुई, पोएट्री नहीं हुई और लोगों ने उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की उस भाषा के अंदर, तो वो भाषा प्रिजर्व करना मुश्किल है. सेकेंड स्टेप बीइंग उसको प्रमोट करने का पूरा एक इकोसिस्टम होता है. वो इकोसिस्टम का प्रॉस्पर करना ज़रूरी है. वो इकोसिस्टम अगर प्रॉस्पर करके एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हिट कर जाता है, फिर आप उसको हटा नहीं सकते. देयर वाज अ रीज़न व्हाई व्हेन द रीजनल फार्मूला वाज प्रपोज्ड, ये लिखा गया था कि पंजाबी लैंग्वेज इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ओके, एंड हिंदी लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट. देवनागरी, हाँ. उसके पीछे थॉट यही है, यू ट्राइंग टू प्रिजर्व योर ओन लैंग्वेज एंड द कल्चर एसोसिएटेड विद इट. ठीक. सो कल्चर को प्रिजर्व पंजाब ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बड़े अच्छे से किया है. हरियाणा या हरियाणवी कल्चर में बहुत एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो थे उनको प्रिजर्व करने का बहुत लंबा चौड़ा प्रयास भी नहीं किया गया. और एक मेजर फ्लॉ उसके अंदर हरियाणवी पॉलिटिकल लीडर्स और एजुकेशन सिस्टम का भी है. फॉर इंस्टेंस हरियाणा के ही बच्चों को हरियाणवी इतिहास या हरियाणा का इतिहास अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता. A few days ago somebody was telling me about a museum जिसके म्यूजियम रखवाली जो कर रहा है या म्यूजियम का जो मैनेजर है उसको पता ही नहीं है वहाँ पे क्या लगा हुआ है और क्यों लगा हुआ है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कहाँ से आई है. फॉर इंस्टेंस मैनी पीपल इवन लिसनिंग टू द पॉडकास्ट विल हैव लिटिल आइडिया अबाउट द योद्धास, द किंगडम ऑफ द योद्धास हु हैड देयर कैपिटल इन रोहतक, और मेनी ग्रेट थिंग, मेनी एक्सकवेशंस. राखीगढ़ी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता. It took repeated telling of me and many like me that it was perhaps the largest mound of the Indus Valley civilization, which should ideally be called the Sindhu Saraswati Sabhyata. So because ये education नहीं हुई है, जिस वजह से many people are not aware, and when people are not aware about their culture, their habits, their practices, it starts diminishing. It starts diminishing, and it is only preserved perhaps in households. And जब घरों के बाद मतलब the next generation perhaps takes over, तब उनके पास भी they are left with little reason to preserve it. Very true. तो and it stands not just true for Haryana, it stands perhaps as a lesson for our country and different regions across the country. तो इस वजह से है कि चंडीगढ़ के बारे में जो थॉट प्रोसेस है वो एजुकेट इतना किया गया है चंडीगढ़ को पंजाब से रिलेट करा हुआ है, जिस वजह से सबके दिमाग में ये बात आती है. अगर यही बात व्हाट आर द फॉर इंस्टेंस कल्चर के अंदर मीडिया में जब पॉप कल्चर आई थिंक बिकॉज मूवीज, पंजाबी मूवीज आर सो मच एसोसिएटेड विद चंडीगढ़, द म्यूजिक दे यूज, शहर एक लाइन है मतलब बड़ी फेमस गाना, शहर चंडीगढ़ दिया कुड़िया अतने भी अतने, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, उसको इतना रिलेट कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने हर जगह उसको हर जगह हो गया. सो फॉर इंस्टेंस अब ये सेम चीज़ अगर हरियाणा करना स्टार्ट होता है तो वो एकदम सीधा ऐसे हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है. सही बात. हरियाणवी मीडिया एंड culture space for the longest time was missing this. And today Haryanvis are grabbing it with both hands and clawing it back together. Matlab what is happening in Haryana right now in the pop culture and media space. That I agree. मतलब इस टाइम बूम पे है वो. हरियाणवी म्यूजिक, I've heard हरियाणवी म्यूजिक in Odisha, I've heard हरियाणवी music in Chhattisgarh, and it's not me playing this. I'm going from one place to another, there's some car is playing that song. And ये जो artists हैं, in a way, so see, how do you know of Punjabi culture? It is because of these creators, these artists. Yeah. आप बिंद्रखिया जी, आप गुरदास मान साहब, आप उसके बाद बब्बू मान हो गए, हरभजन मान हो गए, then of course दिलजीत दोसांझ and so on so forth. Because these artists and these creators are essentially an important pillar which I can categorize in many ways into the space of media. Then media becomes an important pillar to ensure that the culture thrives and prospers.
हरियाणा के अंदर वो जो स्ट्रॉन्ग पिलर था वो मिसिंग था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड इट इज़ नाउ दैट many elements of this pillar are coming together. So there are artists also, there are actors also, there are poets also, there are people who are writing on it, there are people who are in these fields all across the country, not talking about Haryanvi or in Haryanvi language, but just being there, More- just being more aware, present yeah, there. So when Preeti Daya ji does some anchoring, or when Pawan Nara becomes a good anchor somewhere in different channels, of course, they are representing Haryana. And by just being present there, they're playing an important role in building this entire, another pillar of that is going to be the Haryanvi. Talking about pop culture and Haryana, there are firstly एक चीज़ जो हरियाणा से सब लोग के दिमाग में आती है, क्योंकि एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है कि जी यहाँ के तो जाटों ने अपनी ज़मीन बेच के और शहर की तरफ आ गए और अब ये मस्ती मार रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, BMW चल रही है, मर्सिडीज़ चल रही है, गाड़ियाँ हैं, ज़मीनें हैं, हुक्के चल रहे हैं। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब कुछ ही झूठ है, ये कुछ हद तक हम भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हुई, लैंड की प्राइसेस बढ़ी और ये उसके साथ एक पूरी मूवमेंट आई जो कि ऑफ कोर्स नेगेटिव ही है एक स्टेट के लिए। उसके अलावा जो मूवीज़ में और जो सॉन्ग्स में जिस तरीके से बॉलीवुड में भी जिस तरीके से कि हरियाणा को पोर्ट्रे करा गया, उसके कल्चर को, उसने भी बहुत ज़्यादा आई एम श्योर इस चीज़ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाला होगा ये पूरी इमेज क्रिएशन में ऑफ अ स्टेट। राइट, सी वन कल्चर में, पॉप कल्चर मीडिया की वजह से जो इम्पैक्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा उसका ब्रंट अगर किसी ने फेस किया है वो हरियाणा रहा है। And there are multiple aspects that I want to give to you here. See, to begin with, 1990s में ना, one idea is of course lazy journalism. किसी ने रिपोर्ट करना है about gender related violence or gender related any atrocity. सैड सिचुएशन ये है कि आज भी पूरी दुनिया में जेंडर बेस्ड कॉन्वर्सेशन लॉपसाइडेड ही हैं, लार्जली पेट्रियार्की है पूरी दुनिया में। और हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी किसी देश को ये बोलूँ कि यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे कोई वुमेन से रिलेटेड जेंडर रिलेटेड कोई वायलेंस या जेंडर रिलेटेड एसोसिएटेड एनी एक्शन ना हुआ हो। बिल्कुल। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर केरला में ना हुआ हो, बिहार में ना हुआ, यूपी में ना हुआ, महाराष्ट्र में ना हुआ। But media houses which are perhaps operating on a fund crunch, उनको एक स्टोरी ऐसी कवर करनी है। अब स्टोरी कवर करने के लिए पैसे तो नहीं है, तो who is going to give a flight ticket to fly into Odisha and document that story? But it becomes easy. 100 रुपये की 100 रुपये भी क्या मतलब 10 रुपये की बस टिकट ली इन द 1990s एंड यू गेट टू रीच सम इंटरलैंड ऑफ हरियाणा, एंड वहाँ पर आपको एक स्टोरी मिली, आपने वो कवर की और साल दर साल वो कवर होती गई। सो व्हेन द इंटरनेट बूम हैपेंड, व्हेन गूगल सर्च बिकेम अ कन्वीनियंट थिंग, तो उस टाइम पे अंग्रेजी में जो लिखा हुआ था वो लोग मान जाते थे। वो नहीं, वो सारी चीज़ आपको उसमें सबसे ज़्यादा इवेंट्स आपको एपिसोड्स आपको हरियाणा के मिलते थे। वन थिंग। टू, देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ डिफरेंस बिटवीन हाउ हिंदी मीडिया हैज़ रिपोर्टेड हरियाणा एंड हाउ इंग्लिश मीडिया हैज़ रिपोर्टेड हरियाणा। ओके। हिंदी मीडिया जो था, क्योंकि हिंदी भाषा जो थी वो हरियाणा के अंदर ज़्यादा चल रही थी, इसलिए जो वो कहानी हिंदी मीडिया में लिख भी रहे थे उसका लार्जर परसेंटेज ऑफ पीपल जो थे वो हरियाणा रूट्स के थे। ओके। तो अगर किसी भी मुद्दे के बारे में लिखना है उसको सरफेशियल लेवल पर लिखा नहीं जा सकता। बड़े नुआंसेस होते हैं लोगों के पर्सनल और एज वेल एज सोशल लिविंग के अंदर, जो अगर आप उस सिस्टम के नहीं हो तो आपको नहीं पता चलता। बिल्कुल। और वो स्टोरीज आप एक्सपेक्ट करो या वो नुआंस इंग्लिश मीडिया अब तो ऑफकोर्स कर पा रहे हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम जब 70s 80s के अंदर जब लार्जली इंग्लिश एजुकेशन इस देश के अंदर इतनी ज़्यादा थी भी नहीं। तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हिंदी में ही बात करेंगे, अंग्रेजी में क्या बात करेंगे। अब तीसरा एस्पेक्ट मैंने एक
लैंग्वेज के बेसिस पे आपको डिवीजन बताया, एक आपको बताया कन्वीनियंट और लेजी जर्नलिज्म। थर्ड एस्पेक्ट ये है कि ऐसा नहीं है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ऐसा नहीं है कि जेंडर रिलेटेड एट्रोसिटीज़ या फिर किसी तरह का स्टीरियोटाइप्स भी, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स अनफाउंडेड हैं, बट बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बड़ी कन्वीनियंस के बेसिस पे बने हुए हैं। एज एन एग्जाम्पल यू mentioned of जाट्स। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई नो पीपल जो ये सोचते थे कि हरियाणा में सिर्फ जाट्स रहते हैं। कि दे थॉट कि जाटलैंड हरियाणा है, जाट्स ही रहते हैं हरियाणा में, हरियाणा के अंदर और कोई रहते नहीं। देन द सेकंड स्टेप बिकेम कि जितने एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जितने किसान हैं, वो सारे जाट हैं। थर्ड बिकेम जितने जमींदार है वो जाट हैं। फिर हो जाता था कि भाई जो अक्खड़ है बोलने में, जो अपना स्टैंड ले जाता है, वो जाट है। ठीक, फॉरगेटिंग द फैक्ट कि हरियाणा के अंदर 25 से 30% ही हैं जाट। ठीक, तो वो एक लार्जली एजुकेशन का एक गैप है जो अच्छे से जहाँ पर पढ़ाया नहीं गया, समझाया नहीं गया टू नॉन हरियाणवीज व्हाट हरियाणा इज। जिस वजह से ये मिसकंसेप्शंस बननी शुरू हुई। हरियाणा के अंदर वेल्थ जो आया है, पैसा आया है, आप समझिए फर्स्ट टाइम अब आना स्टार्ट हुआ है। फ्रॉम द गोल्डन एरा बैक इन द डे टू नाउ, ओवर 2000 years later हरियाणा हैज स्टार्टेड गेटिंग सम वेल्थ। 2000 साल लग गए इस राज्य में पैसे आने में। यू थिंक अबाउट इट लाइक दैट कि यू लैंड ऑफ सम रिचेस इन द सिंधु सरस्वती सभ्यता टाइम्स। ठीक, 2500-3000 साल भी आर्ग्यू कर सकते हो आप। These was urban spaces, राखी गढ़ी was an urban space। ठीक, देन ऑफ कोर्स आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि जो 5 गांव भगवान जो महाभारत में कहते हैं कि 5 गांव मिले थे पांडवों को, उन 5 में से 4 तो हरियाणा के हिस्सा थे, 3 आज के यूपी के अंदर, बट द सेम कल्चरल बेल्ट। उसके बाद तो अब वेल्दानी स्टार्ट हुई है। फॉर अराउंड इजीली 2000 years, योद्यास को भी मैं इंक्लूड कर लूँ, फॉर इजीली अराउंड 2000 years what was the land of Indic civilization was a battleground of civilizations. There was no peace and prosperity, there was no money, people were fighting for the basic necessities of life. What was hitting them? One, vagaries of the monsoon. सेमी एरिड लैंड है, बरसात के टाइम पर ही आपको पानी मिला करता रहा खेती करने के लिए। और you were always trying to save yourself from the invaders, the attackers. So in that land 2000 साल तो लग गए पैसा आने में। And उसके बाद imagine this, generations of Haryanvis have not seen money. You give them one generation to get things in order. No, not just enjoy, get things in order. Yeah, get things in order. I get it. It's that sudden change, it takes time to settle. And remarkably, you see the change happening in less than 15 years only. You saw these stories of 2005, 6, 7. Yeah. पैसा आया, Scorpios लेकर आए, No, that change has already started happening. हाँ, so what is exactly what I'm saying? It's already कि आपने started happening. फर्स्ट फेज के अंदर 6-7 में आपने देखा कि भाई अचानक से पैसा आया, लैंड मोनेटाइजेशन हुआ, लोगों ने ज़मीनें बेची, कुछ गाड़ियाँ लेकर आए, समझदार लोगों ने उसे फर्दर कहीं इन्वेस्ट कर लिया, they are 10 times much richer now. Yeah. So and 20 years later you see कि now Haryanvis have clearly understood कि कि business कैसे करना है. Yeah, because of the next generation also coming in, yes. They are getting educated, they know that this wealth can be multiplied. And another thing is, when I told you about caste ना, जो लैंड मोनेटाइजेशन हो वो जमींदारी क्लासेस का ही हुआ, ठीक, और पीपल हुआ लैंड होल्डर्स, ठीक, लैंड होल्डिंग्स इनके पास थी, गांव की जमीन जा रही थी सस्ते के अंदर, ऐसा तो नहीं था कि भाई वो महंगी जमीन को ले गए, गांव की जमीन थी, सस्ते में ली जा रही थी, गांव की जमीन पे टिलकॉन किया करता था, किसान किया करता था, किसान जाट भी था, यादव भी था, गुज्जर भी था, राजपूत भी था, ठीक, इन 4 बिरादरियों के पास लार्जली लैंड होल्डिंग हुआ करती थी। जो अर्बन स्पेसेस के अंदर जो richer community or wealthier community हुआ करती were the landlords. If not the landlords, they were banyas. The banyas were always rich. Or they were always into businesses. They were comparatively richer. ठीक. So first time these communities have started seeing some wealth. ठीक. And in 15-20 years they found a way to contain themselves and
you know understand कि कैसे what to do with the money, how to handle wealth, how to handle wealth, how to build businesses. So that change is happening very Now it's happening. now it's happening, and उसके पीछे भी ना I think it's a consequence of that social bond. It's a consequence of the family system. It's a consequence of that value system. It's a consequence of the Arya Samaji principles also. It's a consequence of bunch of things कि इतनी जल्दी आप comparatively चीज़ों को समझ पा रहे हो, सहज ढंग से ग्रो भी कर पा रहे हो. सही बात है. ऐसा तो नहीं है कि भाई नाउ स्कॉर्पियो वाला जो एपिसोड है, आई डिफेंड इट एंड आई टॉक अबाउट इट ऑल्सो, बट यू थिंक अबाउट इट लाइक दिस. ये जो एपिसोड्स है ना स्कॉर्पियो से रिलेटेड, ये 2007, 8, 9, 10 वाले एपिसोड्स हैं. बिल्कुल. ठीक, आप ये एपिसोड 2024, 23, 24 के अंदर आप कंपैरेटिवली बहुत कम सुनते हो. हाँ. और उसके अंदर आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कम्युनिटी स्पेसिफिक सुनते हो. उसके देयर इज अ लार्जर कॉन्वर्सेशन अराउंड के इन जनरल ही आप अपने अर्बन स्पेसेस के अंदर सिविल एथिक कम हो रहा है. अब वो भी रैंपेंट है. सो वेयर वी स्टार्टेड आवर कॉन्वर्सेशन, द 1991 has not just played an impact on Haryanvis, it's played an impact on a lot of other communities also, regions also. But what happens is कि हाँ, there are a bunch of these stereotypes, there are a bunch of these misconceptions. वो clear होंगे ही in conversations के through. That you ask me perhaps this question and I'm giving you a counter, and then you say give me another counter, and then we get into this conversation, because that is exactly how our civilization, how our society has progressed. Yeah. True. Never before हमारा समाज कैसे उठा. Why was महाभारत और रामायण written of पोइट्री की तरह क्यों लिखी होती थी? क्योंकि लिखने पे इतना जोर नहीं था, समझने में और बोलने पे जोर था. This is active energy. Yeah. I can write a book as passive energies. Everybody is reading from their own perspectives. But when I'm telling you something, the same line, the same उसमें जो भाव है मेरी बात का, वो बोलने पे ज़्यादा अच्छे से कन्वे होगा. बिल्कुल. So that is how our ancient texts had been written. Our civilization has thrived on this these conversations. And when these conversations happen, it is then people's mind also changes. Now ये conversations, जैसे मैं रीजनल मीडिया वाला आपको बता रहा था, हिंदी मीडिया वाला बता रहा था आपको, कि ये conversations जो हिंदी मीडिया वाले हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते थे. और ये कॉन्वर्सेशंस गांव देहात के अंदर भी हो रही थी. ऐसा नहीं है कि समाज बदल रहा हो तो गांव देहात को दिख नहीं रहा होता. इट्स अ स्मॉल सेटअप. आज 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार वोट वाले गांव हैं. पहले 5-6 हज़ार वोट वाला कोई गांव हुआ, उसके अंदर एवरीबडी एंड्स अप नोइंग एवरीबडी यार. इफ नॉट एवरीबडी, दे एटलीस्ट नो द फैमिली पेट्रियार्क, जो सबसे बड़ा है, बूढ़ा है, उनको तो जानते ही थे. उनको जानते थे सब लोग. तो उन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशंस हुआ करती थी. वो बड़े बूढ़े समझ रहे थे कि समाज कहाँ पे बदल रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और ये कॉन्वर्सेशंस के थ्रू ही समझ आता था. वो नहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ा करते थे या न्यूयॉर्क मैगजीन पढ़ रहे थे. दे वर एबल टू सी एंड परहैप्स यूज देयर लाइफ्स विजडम टू गिव डायरेक्शन टू द नेक्स्ट जनरेशन. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट किड्स सिट विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स? ताकि बातें पता लगे, पुरानी इतिहास, हिस्ट्री, फैमिली के बारे में, समाज के बारे में, वो चीज़ें पता चलेंगी. बिल्कुल. तो वो रूट्स जानना ज़रूरी है. वो रूट्स आपको बड़े बूढ़ों से मिला करता था. वो रूट्स ही संभाल रही होती थी कि दिशा कौन सी ले. ऐसा नहीं है कि भाई सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला और अगले साल से भी सेक्स रेशियो एट बर्थ बढ़ गया. द सोसाइटी वॉज रेडी टू टेक दैट प्लंज. द सोसाइटी हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट नीड फिक्सिंग. कोई सी any policy measures, any acts or bills, they are in some way an enabler, or in other times they are a nudge in that direction. Yeah. If the case is very bad, they're definitely going to stop you from something poor, something bad, or something totally aggressive. But at the end of the day, समाज के अंदर बदलाव समाज ही लेकर आता है. बिल्कुल. तो जब समाज कोई बदलाव लाने के लिए तैयार है, तो वो बदलाव समाज जल्दी इनकॉर्पोरेट भी करता है. विच इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सोशल चेंज इज रादर देन टॉप टू बॉटम, बॉटम अप. नीचे से लोगों ने शुरुआत किया. ऑफकोर्स लीडर हैज़ अ वैल्यू सिस्टम, लीडर आपको डायरेक्शन दे सकता है, ठीक, बट वो ग्राउंड पे कुछ देखता है तभी उसको भी लगता है. और दूसरी चीज़ ये है कि लीडर के डायरेक्शन से ग्राउंड थोड़ा इंथ्यूज हो जाता है. हाँ, ये बात है. बिल्कुल भाई. व्हेन प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट सेज स्वच्छ भारत करो, भाई क्लीन इंडिया, इट मेक्स एन इम्पैक्ट. एट लीस्ट नाउ इन कॉन्वर्सेशंस इट इज नॉट ट्रीटेड एज समथिंग
you know, what do we say, कि नहीं, तू वो क्यों अलग बन रहा है, क्योंकि स्वच्छ people make भारत this पे thing तो है। भाई मेरा अलग ही पूरा वो है टेक। मैं भी करने जा रहा हूँ उसके ऊपर 25 तारीख को पॉडकास्ट। Okay. हाँ, तो वो मेरे को एक वो क्यों नहीं हम इम्प्लीमेंट कर सकते, वो तो मुझे एक जुडिशियल इशू लगता है, मेरे को सिविक इशू लगता ही नहीं है। वो तो एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है कम्प्लीटली, आई फील। हाँ, बट वही है ना कि इज आवर कंट्री रेडी इनफ टू टेक अ फाइन लगाना उस पे और समथिंग लाइक दैट टू जस्ट रिस्ट्रेन देम। ऑफ कोर्स Indians are there who will hold the same values and restrain themselves when they're doing it in Dubai. Exactly my point. So we have the civic sense. It's the administration and the law and order that's the problem. It's the threat of that civic sense. Yes. It's the threat of that. When I go to Switzerland, I make sure कि मेरा एक छोटा सा च्युइंगम का फाड़ा हुआ रैपर भी नीचे ना गिर जाए कहीं पे, क्योंकि अभी 10 लोग पहले मुझे घूरेंगे गंदी नजर से कि मेरी कंट्री में आके गंदा कर रहा है। So it's that's तो completely different तो topic. वो तो आप अपने गांव में आते हो तो गांव के जो बच्चे होते हैं उनका ही चल रहा होता है, वैसे वाला हाल है यहाँ पे। So largely I think which is why to bring that change in India na, and I believe the Prime Minister thought that it was important. Yeah, at least the conversation started. Conversation, apart from conversation, it was important that I think the Prime Minister thought कि आएगा तो बदलाव नीचे से ही। नीचे लोगों को समझना आना स्टार्ट हो गया कि भाई स्वच्छता होगी तो क्या बदलाव आएगा। Like And you see this- sanitation, like Open defecation. Open defecation. I mean, I don't know why no one even thought about this. They did think about it, They did, I'm sure. but nobody No did much about implemented it. And when the Prime Minister of the country talks of these issues, now of course there were many people in the opposition who thought little of it, but you see the change happening today. मतलब आज भी, and I'll definitely say this, be it railway stations or bus stands. I'm not sure if you've travelled by bus or rail station back in the Trains तो I have. 10 साल पहले अगर करे होगे तो आप रेलवे स्टेशन के साइड में ना कूड़ा करकट जितना था उसको याद करो, इट वाज Pathetic is the only word. Yeah, pathetic. मतलब be it Not just outside, but even inside. हाँ inside the trains or on the railway tracks. It was just bad. I remember taking trains or taking buses to come to Delhi, बहुत बुरा हाल था। एंड वो जगह आज whenever I go to Panipat railway station also, I find a remarkable difference. Yeah. Because I remember how it was back in the day. Yeah. I was speaking to a significantly well-to-do industrialist from Panipat who travels across the country for, क्योंकि अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज हैं उनकी, एंड ही टेल्स मी कि 1990s में 94 95 की या 95 96 की बात वो बता रहे थे मुझे। कहते मैं तब भी ऐसे ही करता था, मैं आज भी ऐसे करता हूँ। आई टेक एन ओवरनाइट ट्रेन, अपना घर से खाना पैक कराता हूँ, खाना खाता हूँ ट्रेन में, फिर सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह आई एम एट माई स्टेशन जहाँ मेरे को पहुँचना है। बनारस भी जाते हैं, उज्जैन भी जाते हैं, वो पानीपत से ही। तो उन्होंने कहा कि इतना बुरा हाल था ट्रेन स्टेशंस का कि आप बस बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इट वॉज वर्क, यू वुड डू इट। कहते आज प्लेटफॉर्म पर खाना खोल के खा सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, आपने अपना टिफ़िन अनपैक किया और खाना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ये बदलाव है नहीं, और क्या बदलाव है? यही बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव है कि जस्ट यू नो सबसे बेसिक चीज़ नहीं कर पाते थे। आर civic spaces, our civic places are or our social institutions, our public spots, they are cleaner than they've ever been since perhaps the time of independence. If not until the time of since the time of independence, definitely in the last 20-30 years. हाल तो बहुत बुरा था भाई। coming to खाप पंचायत, they call it a regressive, they call them regressive institutions with very very extremely orthodox point of views. I want to ask you, is it true, or are there again nuances that an outsider can never understand, who has not stayed there, who has not been there? And where does a Khap stand in the current political scenario? How much power does it still hold? I would want to know from you. See, Khaps as an institution, and I'll put it very simply ताकि everybody understand this, are social institutions. सामाजिक institutions हैं, they are reflection of the society they are in.
Okay. they have played an important role in resolving important societal matters. ऐसा नहीं है कि खाप छोटे छोटे मैटर्स पे बैठ जाया करती, ठीक. खाप्स का ओरिजिन आप समझिए कि एक गांव देहात वाला सेटअप है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कम ही होती थी, लोग कम हैं. उसमें जैसे आज के कॉर्पोरेट्स के अंदर 360 डिग्री इवैल्यूएशन होता है बिफोर एनीबॉडी बिकम्स एलिजिबल फॉर द अप्रेजल. तो उसी तरह से आप क्लेम नहीं कर सकते थे अपनी खाप के अंदर पोजीशन. अच्छा. खाप के अंदर कोई खाप का प्रधान या खाप पंचायत का कोई हिस्सा बनता था, वो होता था व्यक्ति जो एल्डर है थोड़ा गांव देहात के अंदर, और समाज उसको एक्सेप्ट करता है कि आप बड़े हो. ओके. और आप बड़ी आसानी से किसी और प्रलोभन में, पैसे के किसी और लालच के अंदर नहीं आओगे. और चाहे आपके परिवार पे ही बात आए और परिवार के ही किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो, तो आप फिर भी एक सेंटर्ड स्टैंड लोगे. ये यूजुअली खाप लीडर्स का जो खाप पुराना जो हमेशा से इंस्टीट्यूशन चला है उस तरह से थॉट प्रोसेस था. बट खाप भी वो काम किया करती थी जो सोसाइटल सिग्निफिकेंस के थे. जिस जहाँ की खाप है उस समाज के लिए, उस इलाके के लिए जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हुआ करते थे उन मुद्दों को डिस्कस होता था. वो डिस्कस होता था. और ऐसा नहीं था कि खाप के भाई आपके घर में दाल नहीं बनेगी, छोले बनेंगे, वो मैटर डिस्कस नहीं करा करती थी खाप. राइट. नहीं, बट जैसे शादियों को लेके बातें होती. हाँ, आई एम कमिंग टू दैट. फिर खाप्स का जो एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर जिस वजह से खाप्स या फिर जनरली पंचायतें भी बैठा करती थी, वो कोई जिस वजह से गांव देहात का माहौल बिगड़ सकता है, या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट क्रिमिनल या कोई एक्टिविटी हो गई, या कोई परिवार जैसे बिगड़ गया, उसका परिवार निकाला करना, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जिस वजह से गांव देहात का या उस इलाके का सौहार्द बिगड़ता था, उस तरह के मैटर्स पे बैठा करते हैं. But they were always like social justice institutions. Okay. They were not legally bound. Not legally bound. But prior to the British administrative setup, मतलब 1803 के अंदर, after the second Anglo-Maratha war, the Haryana neighborhoods in Delhi was taken over by the English. By 1810s, हरियाणा का जो इलाका है was firmly under their control. उससे पहले जो जुडिशल सेटअप चला करते थे, वो अपार्ट फ्रॉम जो बड़े ऊपर कोर्ट्स हुए, लोकल लेवल पर खाप्स ही हुआ करते थे. ठीक. बट 1810 के बाद एक नया जुडिशल सेटअप आना स्टार्ट हुआ. अब उस जुडिशल सेटअप के अंदर अपने चैलेंजेस भी थे. सी फॉर इंस्टेंस, एनीबडी स्टील्स अ लोफ ऑफ ब्रेड. एक परिवार वो है, एक आदमी वो है जिसके परिवार में भूखा मर रहा है बच्चा, एंड दूसरा इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर. ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस. देन दोनों को जो पनिशमेंट देनी हो उसके अंदर भी डिफरेंस होना चाहिए. हाँ, बिल्कुल. और पंचायत के सामने, क्योंकि पंचायत लोकल इंस्टीट्यूशन है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, पंचायत के सामने, अपनी बिरादरी के सामने, अपने लोगों के सामने वन कैन नॉट कमिट पर्जरी. क्योंकि अगर झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा, कोई ना कोई खड़ा होकर बता देगा झूठ बोल रहा है. बट इन कोर्ट सेटअप जो इंग्लिश हैड एस्टैब्लिश्ड, तो इट्स नाउ ऑन द लॉयर टू प्रूव अदरवाइज. दैट्स ट्रू. राइट. सो ऐसा नहीं था. These conversations did not happen in the early 19th century. They did. और पंचायत सिस्टम कई बार लिखा भी गया था. For Tesk, if I'm right, wrote about it in his report, and even so did Metcalfe, कि भाई in general they do not require these intrusions. Villages don't require these intrusions in their judicial setup. However, as we see today, जुडिशल सेटअप चेंज हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चेंज हो चुका है. सो इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, अराउंड 2 centuries, खाप्स की इज्जत जो थी वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुई है. ये ज़रूर है कि खाप्स की जो रेलेवेंस है वो इस वजह से डिक्लाइन हुई है क्योंकि कई डिसीजंस खाप्स ने भी ऐसे लिए हैं जिसकी वजह के वजह हुए. ठीक. बट आप अगर किसी गांव देहात के अंदर जाते हैं और जहाँ पर ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मैटर हो, खाप से रिलेटेड कोई मैटर हो, देयर आर ऑलवेज पीपल हु बिलीव व्हाट खाप हैज डन इज राइट, एंड देयर आर आल्सो पीपल हु वुड से कि नहीं, व्हाट खाप हैज डन इज रॉन्ग. इट्स मोर लाइक अ मॉरल पुलिसिंग, इजंट इट? It's convenient to call it moral policing. But but in general,
it is some elders of the family suggesting that you do something else. Okay, and how relevant is it नहीं, in नहीं. 2025? I'll finish this example Yeah, also. sorry. So कहीं पर a grandfather telling the grandchild of the family not to do something, ठीक है, would that be moral policing? No. It does go beyond a point. खाप के कुछ dictates ऐसे लगते हैं that it is moral policing, but that is not exactly the case. Another important thing being कि कई सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो मीडिया के अंदर इतने पॉपुलराइज हो गए कि इट फील्स लाइक ए खाप सारा वेरी रेग्रेसिव इंस्टीट्यूशन. Yeah. बट खाप्स हैव आल्सो टेकन वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप्स, बट दे आर नॉट टॉक्ड अबाउट बिकॉज दे डोंट मेक The good news. Yeah, they don't Right? make the news. Yeah. सो ऑफ कोर्स कमियां हैं, और किस समाज या किस इंस्टीट्यूशन के अंदर कमियां नहीं होती, बट कौन सी चीज़ हाईलाइट हो जाती है इज अनदर पॉइंट. आज के टाइम पे खाप की वैल्यू इन जनरल बहुत कम हो चुकी है. देयर आर नॉट मेनी पीपल जो खाप को मानते भी हैं कि खाप से मिलना होता है या खाप के डिक्टेट्स को मानना हो या जाति की कोई पंचायत होती है उसमें मानना हो. पर ये ज़रूर है कि एक चाहे गिरता हुआ या चाहे रेलेवेंस में डिक्लाइन होता हुआ इंस्टीट्यूशन हो, एक इज़्ज़त एक रिस्पेक्ट ज़रूर है लोगों के मन में. अच्छा. तो ऐसा नहीं है कि भाई खाप ने बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं करना तो नहीं करेंगे, बट आप उसको कंसिडर तो करोगे, वैसी वाली चीज़ है. तो रेलेवेंस कम हो गई है. और दूसरा क्या है, खाप्स की इंपॉर्टेंस भी आप इस हिसाब से समझिए. कोर्ट्स के अंदर भी कौन सा मैटर कोर्ट्स के अंदर रिजॉल्व होता है? अल्टीमेटली इफ इट्स अ सिविल मैटर, हाँ, ठीक, इट रिक्वायर्स ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म्स. यू विल सेट फॉर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलेशन. ठीक, खाप भी तो वही कर रही होती है. बैठ के बात कर लो. आप बैठ के बात करके डिसाइड करते हो कौन सा वो आपने स्टेप लेना है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वे और व्हाट शुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड. दैट इज व्हाट खाप्स आर ट्राइंग टू डू. बट डीमनाइज इतने हो गए हैं. और दूसरा क्या है, बिकॉज ऑफ द जुडिशल सेटअप दैट वी सी टुडे, उनकी रेलेवेंस भी कम हो गई है. ये ज़रूर है, कई ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर पंगे भी पड़े हैं खाप्स की वजह से. कई ऐसे केसेस हैं खाप्स के लीडर्स ने डिसाइड किया कि हमारी चौधराहट है, हमारी चलेगी, वो भी केसेस हैं. बट एट द एंड ऑफ द वे फॉरवर्ड, हाँ, द वे फॉरवर्ड इज द द मिडल पाथ, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक वी शुड वर्क टुवर्ड्स. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द खाप कॉन्वर्सेशन बीइंग कि ऐसा नहीं है कि मतलब जुडिशरी ऑल्सो एक्सेप्ट्स द फैक्ट कि इसी तरह से ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स ही चलेंगे. बट व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि खाप वो एनफोर्स कर सकता है? खाप एनफोर्स नहीं कर सकता. सही बात है. तो जो रेवरेंस जो थी, जो रिस्पेक्ट जो बैक इन द डे परहैप्स थी, जब सोसाइटी कम थी, कम से मतलब छोटी सोसाइटी हुआ करती थी, लोग विलेजेस के अंदर रहा करते रहे, नेबरहुड में कम होते, इकोनॉमिकली इतना चेंज नहीं आया होता, सोशल चेंज इतना नहीं आया होता, तब ज़रूर इतना था. बट इट्स रैपिडली डिक्लाइनिंग एंड देयर आर मेनी सच इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस द इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो. हर किसी समाज के अंदर, हर एक बिरादरी के अंदर ये पुराने ऐसे हुआ करते थे, सभाएं हुआ करती थी, पंचायतें हुआ करती थी, जिसके अंदर रिजॉल्व हुआ करते थे मैटर. सभाओं के अंदर, पंचायतों के अंदर ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड लिए गए हैं, चाहे अग्रवाल समाज की सभा हो, चाहे ब्राह्मण समाज की कोई हो, ये सारे के सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस ही तो हैं. उसके अंदर अगर आप लिमिटेशंस कोई लगाते थे, वो लिमिटेशंस आर नॉट लीगली वैलिड, बट समाज में जो लोग उस संस्थान को मानते हैं वो मानते थे उस चीज़ को. इट्स एज सिंपल एज दैट. Okay, coming to my next Was point. that a longish answer? No, but good. Caste plays a very, very big role in Haryana politics. True or false? Why I also ask this is because जब मनोहर लाल खट्टर जी, मेरा फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ दिस जो मैंने देखा था, जब वो सीएम बने थे, तो एक वेव सुनने, मतलब सब लोग देयर वाज चैटर ऑल अराउंड कि अरे नॉन जाट सीएम बन गया. तो दिस इज माय फर्स्ट नोट ऑफ कि अरे इतना ज़्यादा रेलेवेंस प्ले करता है कि अगर कोई नॉन जाट सीएम बन जाता है तो इतनी बात हो रही है उसके बारे में, पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स यही बात कर रहा है. तो यस, सी जाट्स इन जस्ट इन शेयर नंबर्स, राजस्थान में ज़्यादा जाट्स हैं बाय नंबर्स, बट अच्छा, बट हरियाणा के अंदर क्या है कि जाट्स आर अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, एंड बिकॉज दे आर अटैच्ड टू और देर हैव बीन ऑलवेज अटैच्ड टू एग्रीकल्चर, तो दे आर ऑल्सो अटैच्ड टू मेनी अदर डिफरेंट कम्युनिटीज. ठीक, द आइडिया ऑफ जाट वर्सेज नॉन जाट इज अ कंपैरेटिवली अ रिसेंट वन,
आज से 100 साल पहले जब मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बिगैन टू टेक शेप, इट वाज मोस्टली जाट वर्सेस ब्राह्मण. Yes. तो देर आर केसेस ऑफ प्रोफेसर शेर सिंह वर्सेस भगवत दयाल शर्मा. देर आर केसेस ऑफ छोटू राम जी वर्सेस नेकी राम शर्मा. देर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स जिसके अंदर देर आर टू prominent communities which are contesting with each other for political dominance. Okay. However, 2014 की अगर हम बात करें, जब मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा वॉज अ जाट. वो 10 साल रहे. उससे पहले 5 साल ओम प्रकाश चौटाला जी रहे. उससे पहले 5 साल बंसीलाल जी रहे. तो लगभग 20 साल या 20 साल से आसपास. और अगर आप भजन लाल जी को भी बाय बिरादरी जाट मानते हैं, और बट उनकी पॉलिटिक्स वाज नॉन जाट पॉलिटिक्स, तो आप ऐसा लगता है कि भाई कंसिस्टेंटली फॉर द लॉन्ग टाइम जाट फेस ही सीएम बन रहा है. और दूसरा क्या था, कांग्रेस वाज नेवर रियली जाट डोमिनेटेड, और जाट वोटर्स कांग्रेस को ज़्यादा नहीं दिया करते, वो लोक दल को दिया करते. वो ताऊ देवीलाल के साथ ज़्यादा थे. सो 2005 के अंदर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिकेम द चीफ मिनिस्टर, इट वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो गढ़ था, जो जाट वोट बैंक जहाँ पे ज़्यादा हुआ करते थे, जाट वोटर्स जहाँ ज़्यादा हुआ करते थे, वहाँ पर सेंध करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं. मतलब वो लोक दल से या देवीलाल जी की पार्टी से, उनके परिवार से जाट वोट बैंक को खींच के अपने पास ले आए. तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेड कांग्रेस लार्जली द जाट वोटर्स टर्न टुवर्ड्स कांग्रेस. द मैन हू डिड वाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा. नाउ आपने 20 साल देख लिया. 20 साल इज अ फेयरली लॉन्ग टाइम इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिटिक्स के अंदर, कल्चरल स्पेसेस के अंदर, बिजनेस हाउसेस के अंदर. यू विल सी देयर आर जाट्स flourishing. And so 2014 के अंदर it was tough to believe that there could be somebody else also who could take power. And hence when a non-Jat became chief minister, तब बड़ा वो हो गया. And by the way, Jat versus non-Jat का जो metric है was what Bhajan Lal ji did very well. Bhajan Lal ji, when he first became chief minister, he tried to woo people by telling them again and again that he's a Jat by caste. He's a Bishnoi. Yeah. But Bishnois come from many different castes, and Bishnoi community अलग अलग जातियों से आकर बिश्नोई कम्युनिटी बनी है. अब बिश्नोइयों में जिस एरिया में बिश्नोई बने हो उसके अंदर जाट बहुल हैं. तो उस टाइम पर वो ये भी आर्ग्यू करा करते थे कि मेरा ओरिजिनल जो मेरी कास्ट है वो जाट है, अच्छा, परंतु मैं बिश्नोई हूँ. एंड हेंस ही एक्सपेक्टेड जाट्स टू सपोर्ट हिम. ओके. Now what had happened was the Jats were back in the day not supportive of him because they were rallying around Devilal. In 1982 इलेक्शंस के अंदर उस वक्त यही झगड़ा चल रहा था कि देवीलाल जी के पास जाट वोटर चला गया, और जो नॉन जाट वोटर पोलराइजेशन करने लगे वो भजन लाल जी के पास करने लगे. एज अ कॉन्सिक्वेंस वो जाट वर्सेज नॉन जाट मेट्रिक स्टार्ट हो गया. अच्छा. कि इफ़ यू वांट टू विन देयर इज वन प्रोमिनेंट. एंड दूसरा क्या है कि वो बैक इन द डे 70s 80s के अंदर जब देवीलाल जी पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, तब ताऊ देवीलाल का जो मेजर सपोर्ट आता था वो रूरल वोटर से आता था. और रूरल वोटर जो उनके साथ अच्छे से उनकी लाठी बन के खड़ा था वो जाट वोटर था. जो किसान वर्ग था उसके अंदर और बिरादरियाँ भी थी, परंतु ताऊ देवीलाल जाट थे, तो इट वाज नेचुरल कि उनके आसपास जो पक्के ढाल बने खड़े तो बहुत सारे जाट भी थे. बिल्कुल सही बात है. तो फॉर भजन लाल टू फ्लरिश इट वाज ओनली रेडी मेट्रिक के नॉन जाट पोलराइजेशन करवाओ. एंड ऐसा नहीं है कि भजन लाल जी के पास बड़े बड़े मैंडेट्स रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उनके साथ जाट नहीं थे, उनके साथ भी जाट भी थे. बट ये आइडिया फ्लरिश हुआ, ये पनपा, और ये इस्टेब्लिश हो गया बाय द टाइम ऑफ 2014 के भाई भाजपा जब चुनाव लड़ रही है तो प्लान एक ही है, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो जाट हैं, और सारे जाट उनको वोट करेंगे, और जितना भी नॉन जाट वोटर है उसको पोलराइज कर लो इस तरफ. बट दैट वाज नॉट प्राइमरीली द मेन फैक्टर. मेन फैक्टर was प्राइम मिनिस्टर मोदी. 2014 may look like a Jat versus non-Jat, but you cannot win so many seats or full majority in Haryana without Jat vote bank. Where was the Jat vote bank voting? तो जाट वोट बैंक ने भी बीजेपी को वोट किया. 2019 में भी किया, 2024 में भी किया. Because of the leadership they saw in प्राइम मिनिस्टर मोदी. ये इसको मैं कई बार ये बोल भी चुका हूँ. आप हरियाणा की हर विधानसभा के अंदर, हर हल्के के अंदर आप मानो मिनिमम 15,000 वोट हैं जो सिर्फ इस बात के वोट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में. वाओ. और कोई कारण ही नहीं है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लोग सिर्फ उस दीवानगी के पीछे वोट कर रहे हैं, और उस एंड दैट इज नॉट अनफाउंडेड बाय द वे. फॉर इंस्टेंस, अब आर्टिकल 370 हटा,
मैं आर्ग्यू पूरे देश के अंदर सबसे ज़ोर से अगर रुका पटा था तो वो हरियाणा वालों की तरफ से हुआ था। अगर सबसे ज़्यादा हल्ला हुआ था, शोर हुआ अच्छा, था, खुशी हुई थी, अच्छा, वो सब हरियाणा वालों की अच्छा, तरफ। ओके, ओके। क्योंकि सारे फौज से तो हर परिवार से तो बच्चा हाँ, फौज में सही गया बात हुआ है, सही बात है, तो बिल्कुल। दे नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट वॉर ना, दे नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तानी यू नो prospered terrorism. So Haryanvis knew that very well. They bear Up the brunt close. of it. Yeah, definitely. So as a consequence, Haryanvis really loved when Article 370 was taken back. So any decision which is nationalist in that sense, Operation Sindoor for that matter, I know many people who are staunch congressmen, but उनको फ़ोन करके पूछो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, वो हमने तो बंदूकें तैयार कर रखी हैं, बताओ किस दिन बॉर्डर पे जाना है। See, that spirit you cannot find elsewhere, yeah. That you can only find in Haryana, Punjab, I feel. मैं 3-4 कॉल से मुझे ऐसे विविडली याद है। One was a policeman, another is a lawyer, another is in judiciary, कि वो बात चल रहा है कि भाई क्या करें, जैसे बिजनेसमैन ऑल्सो। और एक है जो घर के पास ही रहते हैं, वो गाय भैंसे रखी है उन्होंने। अच्छा। तो जिसको फ़ोन किया भाई क्या करना है, स्टॉन्च कांग्रेसमैन, बट फ़ोन किया कि भाई अब क्या ऑपरेशन सिंदूर, क्या लगता है लड़ाई यहाँ पर पहुँचेगी, कि हम तो तैयार बैठे हैं, बताओ कब करना है। सो दैट स्पिरिट यू कैन नॉट बाय, दैट स्पिरिट यू कैन नॉट पे फॉर इट इन द मार्केट, यू ब्लडी आर बॉर्न विद इट। वो हरियाणवी स्पिरिट है। सो यू सी इन दैट सेंस when you look at it from that sense, you'll understand कि जब आप ये सोचते हो ना कि हरियाणवी ने वोट किया होगा जाट नॉन जाट करके, हरियाणवियों ने 15,000 हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हरियाणवी ने वोट किया मोदी जी के नाम पे। और क्योंकि मोदी जी का चेहरा वहाँ पे था, मोदी जी ने बोल दिया भाई यहाँ पे भाजपा सरकार जितवानी, जितवा दी भाजपा सरकार। इतना इम्पैक्ट है। एंड दूसरा ये भी है कि नेवर हैज चंडीगढ़ बीन डिस्टेंट फ्रॉम दिल्ली इन दैट सेंस। तो चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर जो भी सरकारें बनी है, देयर हैव ऑलवेज बीन पैरेलल टू व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। Yes. Okay. Coming to one of my last few questions. There have been political dynasties in Haryana. Yep. The Hoodas, Chautalas. Hoodas, by the way, credit to a century-old alliance they call it. क्योंकि 1919 में चौधरी मातूराम जी ने गांधी जी की एक वो रैली थी, वो एक दौरे पे थे, तो उनको रोहतक लेकर आए थे वो। अच्छा। So they call it a 100-year-old alliance. Oh wow. So you have the Hoodas, Chautalas, now Bishnois. How have these political dynasties shaped Haryana politics, and what kind of role do they have to play in it today? Okay. So one majority of these people, जो patriarchs हैं इन सब families के, जी, majority of the patriarchs of the family have essentially gotten themselves into politics for the larger social good. तो देवीलाल जी भी उसी कारण से आए थे, प्रोफेसर शेर सिंह भी उसमें तर्ज पे थे, बंसी लाल जी भी उस तर्ज पे थे। बट ऑफ कोर्स आप यू हैव टू चूज द मेट्रिक जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है कौन किसके ऊपर है, कौन किस में नीचे है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड दिस वाज हाउ कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑल्सो पैंड आउट इन द स्टेट, कि पॉलिटिकली ना स्टेट ऐसे डिवाइड हो गया शतरप्स के अंदर, कि इस इलाके में ये डोमिनेट कर रहा है, इस इलाके में ये डोमिनेट करेगा, इस इलाके में ये डोमिनेट करेगा, इस इलाके में ये डोमिनेट करेगा। और उसी तरह से पॉलिटिक्स ये सारी चल रही थी, जिस वजह से नेक्स्ट जनरेशन जब आई, जब वो चेंज आया, तब उनके बच्चों ने टेक ओवर किया और वो उस एरिया को डोमिनेट करने लगे। कॉल इट द शतरप सिस्टम ऑफ हरियाणा कांग्रेस इन पॉलिटिक्स। उसमें सम ओल्ड स्कूल नेताज बिलीव कि वो इसलिए चल पड़ा क्योंकि एवरीबडी वुड हैव अ बैंड ऑफ फॉलोअर्स जिनके वो 4 काम करवाया करते थे, जिसकी नौकरी लगवा दी, टेंडर दिलवा दिया, इस तरह के काम हुए, जिस वजह से बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म अ लॉट ऑफ लॉयल सपोर्टर्स बैंडेड अराउंड विद सेलेक्ट लीडर्स। राइट। उसके अंदर फंडामेंटल फ्लॉ क्या है? जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्या वो ग्रो नहीं कर सकता? पहला क्वेश्चन तो उसके लिए आ गया। उसके अंदर दूसरा प्रॉब्लम ये पड़ता है कि आप जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है जिसके पास कोई कनेक्शन नहीं है, आप उसकी स्पिरिट मार देते हो कि बढ़ने के लिए तो किसी नेता के करीब ही होना होगा। तीसरी चीज़ उस वजह से क्या होती है, ये नेता इस वजह से और उठते रहते हैं, इट बिकम्स
imperative on the family कि जो next generation आएगी somebody will have to get into politics. बिल्कुल. Now that person may or may not be interested in politics. Could be the case of Rahul Gandhi. Yeah. But you have to get into that politics. Yeah. ठीक? So what had happened was कि इस तरह की politics चल रही थी हरियाणा के अंदर. अब ऐसे माहौल के अंदर where it stands today is कि जो political families का जो dominance था वो बीजेपी ने आगे खत्म कर रखा है इस वक्त. खत्म कर रखा है लिटरली. इन सम एस्पेक्ट बीजेपी पावर में है ना, हाँ, कांग्रेस तो पावर में हाँ, नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल उस सेंस में तो हाँ. तो पावर में बीजेपी है और बीजेपी के अंदर जिन नेताओं के पास पावर है दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ फैमिली पॉलिटिक्स. सी यू कैन आर्ग्यू कि राव इंद्रजीत की बेटी हैं मिनिस्टर. नहीं, बट ऑन अ लार्जर स्केल. ऑन अ लार्जर स्केल. ऐसा नहीं है कि भाई एक परिवार को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करे. ऐसा नहीं है कि भाई दे हैव एन एडवांटेज. ऑफ कोर्स दे विल हैव दैट एडवांटेज. ये तो इसके अंदर सी हम 1947 वाली पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे, हम 2014 वाली 75 साल आज़ाद हो चुके हैं. 25 में 75 प्लस हो चुके हैं इस देश को आज़ाद हुए हुए. तो कई सारी फैमिलीज हैं जो उनका थर्ड जनरेशन एंटर कर रही है इस वक्त पॉलिटिक्स में. बिल्कुल राइट. सो ऐसा तो नहीं है कि वो फैमिली लेगेसी लेकर नहीं चल रहे. तो यू कैन नॉट वर्क विदाउट इट. ऑफ कोर्स एनीबडी हु वांट्स टू राइज इन पॉलिटिक्स विल हैव टू वर्क अराउंड इट. सो दैट इज इम्पेरेटिव. वो तो है ही. बट वॉट बीजेपी हैज डन इज कि मौका दे दिया ऐसे ऐसे लोगों को जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं और दे आर राइजिंग अप टू हाई पोजिशंस. कि वॉट यू ब्रिंग टू टेबल, एवरीबडी हैज टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल. You could be a great orator, you could be a remarkable administrator, you could be coming from a select family, you could be the organization man, you could be somebody that suits the caste metric, you could be somebody who suits the caste metric, you could be somebody who serves some religious institutions metric. कोई हर किसी का कोटा सा सेट हुआ हुआ है. You got to bring something to the table. And that पहले who would bring these things to table was some family. Now that metric is gone. Now family is not the only thing that you would bring to the table. पहले क्या होता था कि हिसार के अंदर एक फलां परिवार की डोमिनेंस है, वो कांग्रेस से टिकट मांगने जाती थी और उनको बोला था कि 6 टिकट ये इस इलाके की 6 टिकट मैं डिसाइड करूंगा, मेरे बंदों को दी जाएगी. बीजेपी हैज थ्रोन दैट थिंग. नहीं, ये होता ही नहीं है. ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक. और नहीं, बाय द वे हो भी सकता है. When winning elections become, see, political party का धर्म है चुनाव जीतना. हाँ, अगर उसमें उनको ये करना पड़े तो वो ये भी करेंगे. तो वो चुनाव जीतना धर्म है, वो अपने धर्म को का परिपालन करते हुए अगर उनको ये चीज़ करनी पड़ती है वो भी करेंगे. ठीक. बट इन प्रिंसिपल द पार्टी ट्राइज एंड फाइट्स टूथ नेल टू इंश्योर कि अपने जो कोर ऑपरेटिव प्रिंसिपल उनसे बाहर ना जाए. क्योंकि पार्टी भी बड़ी आसानी से आपको टिकट नहीं देती है. नहीं देती. बहुत मुश्किल काम है टिकट लेना भी. क्या आप संघ से चेक होगा, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, या 10 और मैट्रिक्स हो सकते हैं. आप कौन सा एजेंडा आप सर्व करोगे. बिल्कुल. कौन सी चीज़ है जो, कौन सा वैक्यूम है जो आप फिल कर सकते हो. और ऐसा नहीं है कि भाई बिना उस पर्पज़ के या बिना उस चीज़ के लोग राइज नहीं कर रहे. कर भी रहे हैं लोग राइज, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी मेट्रिक. सो देयर इज अ लॉट ऑफ PNCs, permutations and combination happening within the BJP which is ensuring the rise. And helm पे जो लोग बैठे हैं they have a clear idea of what they are doing and why they are doing so. So what that needs to be understood in the larger game of play. It is also said that चौटालास तो जेल भी रह के आए हैं. हुड्डा जी के ऊपर भी इतने सारे केसेस चले लैंड वैंड के. क्या ये बात डिनाई नहीं करनी चाहिए किसी को भी कि इन लोगों ने बहुत, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, हरियाणा में गंद भी फैलाई. फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. देखो, कई चीज़ें तो गलत हुई हैं और वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो छोटी गलतियाँ नहीं, वो बड़ी गलतियाँ हैं. फॉर इंस्टेंस, नौकरी पहले अगर मिला करती थी वो इसी तरह से मिला करती थी कि अगर आप किसी नेता को जानते हो, उस नेता ने आपका नाम पर्ची पे लिख दिया कि नौकरी देते हो, उसको नौकरी मिल जाया करती थी. ठीक. वो सिस्टम जो है ना, वो लार्जली बीजेपी ने आके बदल दिया. चाहे विधायक की पर्ची हो, सांसद की पर्ची हो, नेता की पर्ची हो, पर्ची फाड़ दी जाती थी लार्जली.
कोई मुझे ये बोले कि 100% कोई एक नौकरी लगी है तो मैं वो नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर, ह्यूमन एरर और ह्यूमन बायस, व्हाटएवर। पहले जब ये होता था उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? अगर आप तैयारी कर रहे हो और मैं किसी नेता को जानता हूँ, ठीक, मेरी सिर्फ इस बात पे नौकरी लग जाएगी कि मैं किसी नेता को जानता हूँ, दैट इज सो रॉन्ग ऑन योर पार्ट। व्हाट आर यू वर्किंग फॉर? व्हाट इज दैट एंटायर एफर्ट फॉर? My selection is killing your motivation to even study. Yeah, बिल्कुल. And education till date stays the only the silver bullet solution to solving essentially larger problems in our society. Definitely. So what I'm doing is, or what the leader is doing by ensuring the selection of somebody on the basis of favoritism, is ensuring that I'm killing the spirit of anybody else. Even the motivation to educate themselves. Appear for examinations, be competitive. वो स्पिरिट तो खींच ली, एंड वो स्पिरिट खींचते ही आप स्पिरिट सिर्फ उस एक बच्चे के नहीं लेते, आप उस पूरे सिस्टम की ले लेते हो। वहाँ पर और जो पीयर्स हैं, जो बच्चे हैं, उन सब की स्पिरिट ले लेते हो। क्यों देखते हो आप पिछले 10 साल के अंदर सारी लाइब्रेरी, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हरियाणा के अंदर खचाखच भरे हुए हैं? वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट? इट इज बिकॉज नाउ द चाइल्ड थिंक्स कि भाई आई कैन सिट फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, आई कैन क्लियर द एग्जामिनेशन, कैन सिट फॉर द इंटरव्यू एंड गेट सिलेक्टेड। वो पहले पॉसिबिलिटी नहीं थी, कौन करेगा? सही बात है, क्योंकि सिलेक्शन होने के लिए कुछ ज़मीन बेचकर किसी को पैसे पकड़ाने पड़ रहे होते थे पहले। दैट चेंज हैज़ हैपेंड इन हरियाणा, एंड इस तरह के कई सारे चेंजेस हैं जो हरियाणा के अंदर, वो इट इज़ अनलीशिंग दैट स्पिरिट। दूसरा, द टाइम इज़ ऑल्सो राइट फॉर हरियाणा। सी, योर बेसिक्स आर लार्जली सॉर्टेड। बेसिक एजुकेशन मिल गई, ठीक। 2, आपका बेसिक, आपके पास मनीज हो गया इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। 3, आपका बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी सॉर्ट हो गई, ठीक। बेसिक एक्सपोजर भी मिल गया ड्यू टू नेबरहुड ऑफ दिल्ली और गुड़गांव, ठीक। तो योर बेसिक्स आर सॉर्टेड, ठीक। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नाउ यू आर रेडी टू टेक द लीप। So don't fear. Again, yeah, don't hold yourself back. Go for it. भाई, what is it in हरियाणा? थोड़ा पॉलिटिक्स से साइड हटके एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, कि वहाँ से इतने मेडल्स आते हैं, इसके बारे में आपने पहले भी बात करी हुई, बट मैं मेरे पॉडकास्ट में बात करना चाहता हूँ। ऐसा क्या है वहाँ के कल्चर के अंदर, वहाँ के इकोसिस्टम के अंदर, कि अब एक ले आया या किसी एक ने शुरुआत करी तो अब सब मेहनत ही इतनी कर रहे हैं या उसके टुवर्ड्स जा रहे हैं कि सब वहाँ के मेडल्स लेके आ रहे हैं? ऐसा क्या कर रहा है हरियाणा? हाय, खुशी मिलती है, खुशी मिलता है क्योंकि सी, मैं ना, I've always wanted to work for Haryana. That is one reason why I'm here. Otherwise, मैं 2012-13 में लंदन स्कॉलरशिप लगी थी, वहीं पे जाते। The reason I wanted to become a bureaucrat or get in the space that I am in today. And I'll give you a longish answer to it. वो शायद 5 मिनट के अंदर कवर ना हो। I'll try to wrap up in 5 minutes. See, सबसे पहले तो you've got people जो थोड़े centered हैं, who come from great legacy, like from the land of Bhagavad Gita, from the land of Shri Krishna and the Pandavas, or who've lived on the land जहाँ पे ऋग्वेद लिखा गया. But they've been grooming themselves year on year, decade on decade, century on century, millennia on millennia, when the region had turned into a battleground of civilizations. You were fighting invaders, you were fighting attackers, you were fending for yourself, and to feed yourself, you were fighting the monsoons also in the arid, semi-arid land that this was. So millennials तक ये आपको एक काम करते हुए आप अंदर से ही, through your food habits, through your culture, through your spirit, you've become contained and controlled beasts. You did not have avenues for long. You did not know what to do with that potential. It is only now in the last 25 years कि आपको समझ आया कि उस potential से आप क्या कर सकते हैं. बिल्कुल. Second thing that has happened, Haryana operates still on that खाप पंचायत और पंचायत मॉडल. पंचायत के अंदर क्या होता है ना, patriarch says something, everybody else start doing it. Following it.
I'd like to recall a conversation. This was in 2018. I was sitting with some key aides of the former chief minister, and he looked at me and pointed out कि भैया आप लोगों के बारे में एक खास बात बोलनी है. This gentleman was from the Hindi heartland. कि यार आप कोई भी काम पकड़ते हो ना, सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हो और फिर उस काम को पस्त कर देते हो, मतलब वो उसका सब निचोड़ लेते हो उसमें से. एंड ही गेव एग्जाम्पल, जो आपने गवर्नमेंट जॉब चूज़ करना चाहा, सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं. आपने स्पोर्ट्स चूज़ किया, आप सब लोग स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं. आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो सब लोग बिजनेस कर रहे हैं. स्पोर्ट्स में चूज़ किया इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कर रहे हैं. ठीक, मतलब ही वॉज एन ऑ. And it gave me a good thought of a thought also कि yes, that is exactly the case, because we operate, और essentially गांव देहात के अंदर क्या चल रहा है कि जब बड़े ने कुछ बोल दिया है ना, तो बच्चे को 8-9 साल की उम्र में बताना स्टार्ट कर दिया. हाँ. या और बच्चे का पोटेंशियल अर्ली एज पर टैप कर लिया, तो उसकी ग्रूमिंग अर्ली एज में स्टार्ट हो गई. बिकॉज ऑफ दैट रगड बिहेवियर, रगड एटीट्यूड, दे नो दैट दे हैव टू पुट ऑल ऑफ देमसेल्व्स into the task in hand. They have the right motivation. Then where the motivation coming from? Because you're getting avenues. But if you get into sports, you can get a job. Yes. You can get into sports, you can make monies. You get into a job, you can bring social prestige, or you can make your life better. So there were right opportunities, there are right avenues, and there's a largely a right goal to pursue. Hence when the three align, there's good motivation for us to put in the work. And ऐसा नहीं है that these are, and by the way, when we speak of these Haryanvis, we speak of Haryanvis who are essentially coming from rural backgrounds also, semi-rural backgrounds. Yeah. So they're pouring their heart and soul into what they're doing. And they're doing it without a fear of failure or consequences also. क्योंकि what do they essentially have? मतलब अभी जिस सिचुएशन में उससे बेटर होने के लिए तो आपको एक्सेल ही करना पड़ेगा. बिल्कुल. There's the only way to goes up from where they are. Yeah. So the only way further is the only way forward, or it's up. So exactly this is what was happening, or this is what has been happening. Okay. And because of this, millennia of training, giving physical strength, mental fortitude, complemented with different opportunities that are available today, and the right mindset, support of largely the seniors and elders of the family, we are going towards a direction where we choose any profession of our liking and we are excelling. तो स्पोर्ट्स के अंदर मेडल भी इसी वजह से आ रहे हैं कि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक तैयारी कर रहे हैं. मेहनत है तभी आ रहे हैं. मेहनत आ रहे हैं, और मेहनत करने के पीछे हटते नहीं है. वो स्पिरिट, वो अनपैरेलल स्पिरिट है. I do not find the spirit much elsewhere also. And I've traveled in India, I've traveled across the world also. कि जो चीज़ें हो रही हैं वो Haryanvis are aiming for the world, यार. Yeah. So there's a young singer called Dada Neuriwala. He's doing something. He wants to do global domination, and this they are doing at a much faster pace than anybody else. Say Punjabi music industry tried to do it over 20 years. They are wanting to do it in less than 5 years. If we do it today, Neeraj Chopra, it's unimaginable, yaar. Come on. Athletics, it was unbelievable. Never did anybody see when Karna Maheshwari did it, or other sportsmen did it. It just opened the floodgates. It gave them an opportunity कि ये possible है. See, when Sachin Tendulkar ji did 200 plus, there were many people, many young sportsmen in the line who understood that 200 run का mark break किया जा सकता है. And then many did it. रोहित शर्मा ने तो इतने सारे लगा दिया. 2-3 बार कर दिया. Right. So same thing had happened was कि we understood, we figured it out that this was possible, and the opportunity was available. So you put in your heart, everything. Blood, sweat, tears. You just pour yourself into the field, into the domain, and you excel at it. That is exactly what is happening. Okay, Arjun bhai, that was a great conversation. I hope it was. And I really feel कि आपको तो बहुत content बनाना चाहिए because you're great at speaking. अच्छा, really. This is something that I need to work on. But really enjoyed this conversation. I got to know so many new things, and I think you have
multiple podcast materials in you. So this is the first, but we will do many more. Thank you very much. And yeah, thank you so much for doing this, and see you again very soon on the podcast. Thank you very much for inviting me. बहुत मज़ा आया. I hope all your viewers enjoy watching this podcast, and perhaps if there are any questions, do reach out to me. Feel free to reach out to me. Yeah, we'll share all your links and everything. Thank you very much. All right. Namaste. Jai Hind. Bharat Mata ki jai. Thank you.